ओजोन जैसी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज आज तक नहीं बनी। सही। हमारे वालिदैन से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी नहीं, क्योंकि नौकरी तुम्हें एक ऐसा नशा लग जाएगा कि तुम कोई और काम करने के काबिल नहीं रहोगे, खासतौर पे गवर्नमेंट की नौकरी। हमारे पास अगर बंदा एक आ जाता है तो हम लिटरली उस क्लॉट को ब्रेन में जाके निकाल देते हैं इन 20 मिनट्स प्रोसीजर, और बंदा ऐसे उठ के कपड़े झाड़ के घर चला जाएगा जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं। अपने किसी मोहब्बत करने वाले को, अपने माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, बीवी को, बेटे को, बेटी को दर्द से चीखे मारते देखना एक अज़ियतनाक काम। ऐसे ही है। दर्द एक ऐसी चीज़ है मीर साहब जिसको मेजर करने के लिए दुनिया में आज तक कोई आला नहीं बना। जिसके होती उसी को पता है। जिसको होती है वही बता सकता है कि जनाब मेरी दर्द थी, मुझे दर्द है और मेरी दर्द अब ठीक हो गई है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस नशिस्त के अंदर एक स्पेशल गेस्ट है। पाकिस्तान के अंदर इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम काम हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी नई जो है टेक्नोलॉजी के तहत चीज़ें आ भी रही हैं और काम भी किया जा रहा है और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। मेरे लिए ये टॉपिक डेफिनेटली एक नया है। मैं बात कर रहा हूँ जी पेन मैनेजमेंट की। पेन मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि आपको कोई यहाँ पे ना क्लिनिक्स मिलते हैं, ना डॉक्टर्स की यहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन जहाँ पे फैसिलिटीज़ कम हैं वहीं पे हमारे पास ऐसे होनहार डॉक्टर्स भी मौजूद हैं जो इसके ऊपर इनिशिएटिव लेके काम भी कर रहे हैं। ना सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि आगे लोगों को सिखा भी रहे हैं। बेतहाशा स्टूडेंट्स को, बेतहाशा डॉक्टर्स को इन्होंने ट्रेन भी किया है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर शहजाद करीम साहब की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम निकालने के लिए और मेरी पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। सर ये एक बड़ा ही सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुनने में नहीं आता हमारी सोसाइटी में, लेकिन जब मैं इसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो बाहर ये बड़ा कॉमन है टॉपिक। तो इसके ऊपर एक बड़ी मज़ेदार सी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। 3-4 मेरे जहन में इस वक्त टॉपिक है इसको लेके, जिसमें माइग्रेन है, बैक पेन है, शटिका है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इनको थोड़े थोड़े ज़रा जो है ना इसके बारे में क्रक्स जो आपसे लेने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे सुनने वालों के लिए एक बड़ा हेल्दी सा सेशन हो सके। लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूँगा आपकी इनिशियल लाइफ के बारे में। कहाँ पे पैदा हुए, एजुकेशन कहाँ से ली आपने इनिशियल? जी बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए ऑनर है आपके पास आना और आपकी इस गुफ्तगू में शरीक होना। सर दूसरी बात आपने जो की पेन मैनेजमेंट की, जी बिल्कुल ठीक है। लोग हम बहुत थोड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक सर्वे देखा जाए तो दुनिया में कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको कभी ना कभी कोई ना कोई दर्द ना हुई। एग्रीड। कोई किसी ना किसी की सूरत की दर्द के साथ जब बंदा आता है तो हमारी जो सबसे बड़ी कामयाबी उस दर्द को ठीक करना है। जी। दूसरी इसके अलावा जो पहली शुरू करेंगे हम इनिशियल लाइफ से। शहजाद करीम मेरा नाम है। मेरे वालिद साहब एक एजुकेशनिस्ट थे, वो एक फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के सरबराह थे। पैदा मैं गुजरात में हुआ था। ग्रेजुएशन मेरी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की है। सही। और उसके बाद फिर मैंने FCPS होता है हमारी हाईएस्ट डिग्री है रेडियोलॉजी में, वो की। फिर MCPS उसके साथ हम करते हैं और फिर मेरी MSc है पेन मैनेजमेंट में। और फिर बाकी जो फेलोशिप मेरी ओजोन थेरेपी में अमेरिका से, नेवाडा, USA से है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें थोड़ा सा बताइएगा, मैं जितने भी बड़े डॉक्टर्स को देखता हूँ बाहर बड़ी बड़ी तख्तियाँ लगी हैं और उसमें लाजिम उनकी जो नेम प्लेट होती है ना उसमें 1-2 डिग्री बाहर की लाजमी है। ये शशका है या हमारी ज़रूरत है या यहाँ पे वो चीज़ अवेलेबल नहीं है? ये दोनों है, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। सर बातें आज आपने कड़वी और सच्ची करनी है। अच्छा, हमारे जो पेशेंट्स हैं ना वो मैं अपनी, अगर आप मेरी कभी क्लिनिक में आए तो मेरी क्लिनिक में मेरे पीछे सारे जो मैंने प्रेजेंटेशंस दी हैं दुनिया में वो लगी हुई। सही। अच्छा, होता ये है कि मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा यार तुम इतनी जगहों पे जाते हो तो ये तुम लगाते क्यों नहीं? मैं कहा जी ये तो लगता है जैसे कुछ शो ऑफ है। लेकिन वो उन्होंने कहा कि जब तुम लोग तुम्हारी क्रेडेंशियल्स देखेंगे नहीं जी वो कैसे तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने कहा इसको तो पता ही कुछ नहीं है। अच्छा हुआ ये कि जब मैंने वो लगानी शुरू की वो अल्हम्दुलिल्लाह दीवार भर गई पीछे से। सही। अब मेरे जो पेशेंट्स आते हैं वो मुझे कम और पीछे उनको ज़्यादा देखते हैं और मुझसे वो सवाल भी अब कोई नहीं पूछता। सही। कोई भी सवाल नहीं पूछता। मतलब वो सर्टिफिकेट आपकी ऑथेंटिसिटी हो गई। उनकी ऑथेंटिसिटी अननोन समझने के जो अनस्पोकन ऑथेंटिसिटी बन जाती है। सही। तो ये ज़रूरी है कि जैसे मैं अमेरिका में जाके जब मेरी ट्रेनिंग थी तो वो बहुत सारे काम वो करते हैं जो हम अभी यहाँ पे नहीं करते। ठीक है। अब फ़ायदा उसका ये होता है कि जो काम वो वहाँ पे कर रहे हैं वो अब हमने यहाँ पे आके शुरू कर दिए। इसका मतलब ये हुआ कि हम उस लेवल पे जाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे वो हैं।
सही सही अगर मैं वहाँ ना जाता, उनकी ये सारा कुछ ना देखता, तो मुझे पता ही ना चलता। सो वी आर ट्राइंग कि वो जो लेवल है वो जो सर्विसेज हैं वो हम यहाँ पे दें। ठीक है। तो इसके लिए बाहर जाना, उनके साथ घुलना मिलना, उनका देखना कि वो क्या करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। तो इसका फ़ायदा बहुत होता है। अच्छा, इसमें एक सवाल ये ज़हन में आता है कि देखिए हमारा जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है या जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारा जो अमल दखल है वो हमारी डे टू डे रूटीन का, हमारी डाइट का, हमारे स्लीप पैटर्न का भी है। तो उनके और हमारे जब ज़ाहिर है वहाँ जब आप जाएंगे तो उनकी स्टडीज़ पढ़ेंगे, उनके हिसाब से चीज़ें देखेंगे, उसको लाके जब बैक होम आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई थोड़ा डिफरेंस नहीं होता? ये हमें बल्कि फ़ायदा देता है, ठीक है। इस सेंस में कि वो उनका हर चीज़ मुख्तलिफ है, उनकी खुराक मुख्तलिफ है, उनका उठना बैठना जागना सब चीज़ हमारे से मुख्तलिफ जी। है। हमें उनका तो पता चल गया, अब हमें लोकल डाटा चाहिए। सही। अब ये देखिए, जो हमारी टेक्स्ट बुक सारी वहाँ से आती हैं, उन तमाम में डाटा जो है वो उनके पास है। हाँ। अब जैसे हमारे पास एक दफ़ा जर्मनी से एक डॉक्टर आए, उन्होंने कहा यार हमारे पास कैंसर की स्टेज 1 और स्टेज 2 से आगे डिजीज़ ही कोई नहीं, हमें पता ही कुछ नहीं कि इसके बाद क्या होता है। तो कि हम पहले कैंसर को पकड़ लेते हैं, उससे पहले कि वो फैले या अपनी ज़्यादा नुकसान करे, हम उसको ट्रीट कर देते हैं। सही। तो हमारे पास एडवांस स्टेज कैंसर के बारे में डाटा ही कोई नहीं। हमने उनसे कहा कि जनाब हमारे पास पहली 2 स्टेज का डाटा कोई नहीं, हाँ। आप हमारे से एडवांस डाटा जितना मर्जी ले लें। सो मकसद ये कि उनके पैटर्न थोड़े से डिफरेंट हैं, हमारे पैटर्न थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन डिफरेंस तब पता चलेगा जब आपको उनका पता होगा, हम उसमें अपने ऐड करते हैं और आपके पास एक वो चीज़ आ जाती है जो हमारे लोकल पॉपुलेशन को हेल्प कर सकती है। सही सही। इसमें डॉक्टर साहब यूजुअली हमारे यहाँ जो देखा जाता है, एक ट्रेंड भी है कि बच्चा जब एफएससी में आता है या आगे मेडिकल में चला जाता है उसको पता ही नहीं होता क्यों गया जी मेडिकल में। अच्छा जी, अब्बा ने कहा, अम्मा ने कहा, रिश्तेदार में किसी ने कह दिया। तो आपके साथ भी कोई ऐसी सिनेरियो था या शुरू से ही शौक था कि डॉक्टर बनना है? मुझे शौक था जी। ठीक है अच्छा, दूसरी एक चीज़ एक बड़ी मज़े की ऐड करूँगा। जी। हमारे आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत सारे लोग बहुत बड़े मशहूर हैं, अल्लाह और माशाल्लाह ये बहुत सारे लोग, और वो करते भी बहुत अच्छा काम है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि हमारे वालिदैन से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर कोई भी नहीं है जी। होता ये था कि मेरे वालिद साहब के साथ में लाहौर आता था जब मैं एफएससी में था। सही। तो उन्होंने मुझे किंग एडवर्ड की बिल्डिंग के सामने खड़ा कर देना और उन्होंने मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ कहना कि बेटा इस बिल्डिंग के अंदर मैं उस दिन जाऊँगा जिस दिन तुम्हारा दाखिला होगा। क्या बात है, क्या बात। इसके अलावा हम वहाँ से बाहर, एक वहाँ पे एक बहुत मशहूर चने वाला है, जी जी। हम वहाँ से चने खाते थे और वापस चले जाते। वी केम लाइक 4 times in 2 years, ठीक है। और वी नेवर एंटर्ड इनटू दैट इंस्टीट्यूशन। अब मैं जब जाता था वापस तो मेरे अंदर एक नया फोर्स, एक नया जज्बा आ जाता है कि नहीं मुझे जाना है। सही। और मुझे अपने वालिद साहब की ये अपनी तो ख्वाहिश थी मेरी, हाँ। ये उनकी ख्वाहिश ये पूरी करनी है कि इस कॉलेज में जाना है। सही सही। फिर अल्लाह ने दिया, फिर मैंने बोर्ड वहाँ पे पोजीशन ली, फिर माशाल्लाह। स्कॉलरशिप हुआ, और फिर वो उस इंस्टीट्यूशन में गए मेरे साथ जिस दिन मेरा दाखिला हुआ। वाह क्या बात तो है। इससे बड़ी मोटिवेशनल फोर्स आपको कोई और मिल नहीं सकती। लेकिन सर आजकल तो ना पेरेंट्स इस तरह के हैं ना स्टूडेंट इस तरह के आ रहे हैं। आजकल तो बस दगड़ बगड़ चल रहा है, बस ये वो कहते हैं भेड़ चाल चल रही है। जो ट्रेंड आ रहा है सारे उसी के पीछे लग रहे हैं बगैर सोचे समझे। ना पेरेंट्स गाइड कर रहे हैं बच्चों को, ना इंस्टीट्यूशंस गाइड कर रहे हैं, ना बच्चे को खुद पता है। तो अभी ये जो माहौल चेंज हुआ है, आप ज़ाहिर ट्रेनिंग भी करवाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं, तो आपको लगता है कि आपके टाइम में और आपके टाइम में जो चेंज आया है इसमें कहीं ना कहीं ये पैसे के एलिमेंट ने ख़राब किया है ये सारा माहौल? पैसे और गैजेट्स, ये 2 चीज़ें हैं जिन्होंने हमें बहुत ख़राब किया है। सही। अब हम लोग तो एक छोटी सी जो सेल वाली गाड़ी लेके खुश हो जाते थे। आज अगर आप नए आने वाले फ़ोन और नए आने वाले टैबलेट्स में देखें तो वो उनकी कीमत एग्जैक्टली उतनी है जितने में कार आ जाती है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही। तो इसलिए वो चीज़ें हमें ख़राब करती हैं। प्लस हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हम उतनी इन्फॉर्मेशन के बारे में कंफ्यूज हो गए। जैसे आप किसी कपड़े की दुकान पर जाएं और वो आपको 200 थान खोल के दिखा दे तो आपको समझ ही नहीं आएगी इसमें मैंने लेना कौन सा। सिलेक्शन मुश्किल हो जाती है। यही बात बच्चों के साथ है। उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन है, इतनी डाटा है कि उनको यही समझ नहीं आ रही हमने करना क्या है। अब मैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ जिसमें सरकारी भी हैं, गैर सरकारी भी, प्राइवेट भी हैं। तो जब उनसे ये पूछते हैं कि अच्छा तुमने 5 साल की ये जो तुम कर रहे हो उसके बाद तुम क्या करोगे, एंड मोस्ट ऑफ देम दे डोंट नो। ब्लैंक है। दे डोंट नो कि मैं 5 साल अपने माँ बाप के पैसे खर्चवा के अपनी ज़िंदगी के 5 साल लगा के एक डिग्री लेके उसके बाद क्या करूँगा, कुछ पता नहीं। सो ये इसीलिए कि शायद इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, या शायद ये कि हम जो बड़े हैं उनको प्रॉपर तरीके से गाइड ही नहीं कर रहे, या वो शायद गाइडेंस लेना नहीं चाहते। हाँ ये भी है बिल्कुल। बच्चा खुद भी आजकल जो इंटरनेट की वजह से वो कहता है जी मुझे तो सब चीज़ें पता हैं।
तो अभी डॉक्टर साहब इसमें जब आप डॉक्टर बन गए, ठीक है, उसके बाद आपका जो एक नई रेस शुरू हो जाती है कि अब प्रॉपर जॉब मिलना, वो भी पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा अलमिया बना हुआ है कि ख़ासतौर पे कई कहते चलो एक स्वैग है उसके, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर को मिल ही जाती है जॉब, लेकिन जो बाकी छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं उन बच्चों को तो जॉब भी नहीं मिलती। इस वक्त अगर आपके 500 बच्चा पास आउट हो रहा है मेडिकल के डिपार्टमेंट में, जॉब तो 500 को नहीं मिलती। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं कि जो इस वक्त इम्बैलेंस हुई हुई हैं चीज़ें, हालांकि मेडिकल में इस वक्त ज़रूरत है डॉक्टर्स की, लेकिन पोजीशंस इतनी मौजूद नहीं होती, फिर वो जाके प्राइवेट में जाता है, फिर वो पैसे का जो डिफरेंस आ जाता है, 1.5-2 करोड़ रुपया लगा के एक प्राइवेट उसमें बनता है डॉक्टर, जब उसको फील्ड में आता है तो 40-50 हज़ार की नौकरी मिलती है। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब आपके अंदर ने कोई हुनर दे दिया, कोई स्किल दे दी, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको मिसाल देता हूँ। मैं बहुत सारे हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें किंग एडवर्ड में पढ़ाता भी हूँ, और इस तरह कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे भी हम जाके मिलते रहते हैं। जो बंदा स्किल्ड है, चाहे वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, जिसके पास अपना स्किल प्रोफेशन है, वो भूखा नहीं जाएगा कहीं, बेशक। लेकिन चीज़ हमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है कि नौकरी ही सारा कुछ नहीं है। जब मेरी पब्लिक सर्विस कमीशन मैंने पास किया तो हम लोग 6 एवरेज ये बनी कि 6 लोगों में से एक बंदा पास हुआ था जिसको सरकारी नौकरी मिली थी, उनमें से मैं भी शामिल था। सही। मेरे सारे दोस्त वो आए, बहुत सारे लोगों ने मुबारकें दी हमें। मेरा एक दोस्त आया, उसने मुझे कहा, यार मैं तेरे से इज़हार अफसोस करने आया। अच्छा। यार वो क्यों? कि यार बात ये है, अब तुझे नौकरी मिल गई है, अब तुमने यही रह जाना है। जिसको नौकरी नहीं मिली उसने वो बाहर वाला एग्जाम देना और सब ने बाहर चले जाना, और तुम यहीं बैठे रह जाओगे इसी नौकरी के चक्कर में। सही सही। क्योंकि नौकरी तुम्हें एक ऐसा नशा लग जाएगा कि तुम कोई और काम करने के काबिल नहीं रहोगे, खासतौर पे गवर्नमेंट की नौकरी। मेरी जो 90% क्लास है इस वक्त वो अमेरिका में है या यूके में है, और वो अपनी जगह पे माशाल्लाह सेटल है। उन्होंने कईयों ने तो अपने जहाज भी रखे हुए हैं माशाल्लाह। हम यहाँ पे जहाज सड़कों पर फिरते देख सकते हैं, हम नहीं रख सकते। तो मकसद ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है कि हमें हर चीज़ के बाद नौकरी नहीं चाहिए। ये आप जैसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये बता सकते हैं, या तुम अपनी प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हो, अपना काम शुरू कर सकते हो। ये तो इन्वेस्टमेंट है, चाहे आप टाइम की इन्वेस्टमेंट कर लें, चाहे आप पैसों की इन्वेस्टमेंट कर लें। सो मेरे ख्याल में ऐसी कोई नहीं कि कोई भूखा कोई भी नहीं मरता। सिर्फ हम उनको बेरोजगार कहते हैं जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती। कोई भी डॉक्टर भूखा नहीं मरता, कोई इंजीनियर भूखा नहीं मरता। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट चेंज करें कि नौकरी नहीं मिलती, नौकरी से मुराद सरकारी नौकरी। हाँ जी। आप अपनी एफर्ट करें, अल्लाह आपको बहुत कुछ देता है। बिल्कुल। अभी बल्कि एक कुछ अर्सा पहले से जो ना 5-7 साल में जो मुझे फील हुआ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, आप करेक्ट कीजिएगा, एक पैसे की बहुत ज़्यादा भूख आ गई है इस डिपार्टमेंट में। पहले इस शोबे को बड़ा मुकद्दस शोबा समझा जाता था कि मतलब ठीक है पैसा तो सबने कमाना है, सबकी ज़रूरत है, लेकिन इसको खिदमत खल्क समझ के भी किया जाता था कि ठीक है पेशेंट आ रहा है, उसको प्रॉपरली एंटरटेन किया जा रहा है, उसकी एक बात सुनी जा रही है। मैं अभी जो ऑफ कैमरा भी आपसे बात कर रहा था कि जो मुझे यहाँ पाकिस्तान में जो जिस चीज़ की कमी महसूस होती है ना, डॉक्टर के पास आप जैसे ही जाते हैं तो आपकी बीमारी डबल हो जाती है। जबकि अगर आप बाहर का कॉन्सेप्ट देखें तो जब तक आप मरने के करीब नहीं आ जाते ना तो आपको मेडिसिन दी जाती है, ना आपके साथ कोई इस किस्म की कोई बातें की जाती हैं। वहाँ प्रॉपरली आपको एजुकेट किया जाता है एक काउंसलिंग सेशंस के थ्रू। यहाँ पे पूरा भर के पलंदा आपको मेडिसिन का दे दिया जाता है। सबसे पहले तो एंटीबायोटिक लगाई जाती है यहाँ पे, और दूसरा बिहेवियर आप डॉक्टर्स का जो माजरत के साथ देखने में आता है, जितना बड़ा डॉक्टर उतना ही बिहेवियर के अंदर जो है ना आपको जो है नेगेटिविटी नज़र आएगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई नो कि डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए आंसर करना, लेकिन ये आपने भी देखा होगा इस चीज़ को कि क्या वजह क्या है कि क्यों डॉक्टर, हालांकि डॉक्टर को तो जितना नरम मिजाज होगा, जितना वो अपने पेशेंट के साथ कनेक्ट कर पाएगा, उतना ज़्यादा पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा। बात आपकी काफ़ी हद तक दुरुस्त है। हम ये सोचने हैं, मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं चूँकि अंडर ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी पढ़ाता हूँ। अंडर ग्रेजुएट से मुराद वो जो मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं। जी जी। हमारा ख्याल ये है कि जिस तरह हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, इसी तरह ये आपके जो मॉरल वैल्यूज़ हैं और हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक टू द पेशेंट, हाउ टू कंट्रोल योरसेल्फ, ये तमाम चीज़ों की एक बाकायदा एक सब्जेक्ट होना चाहिए। और इस तरह जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, ट्रेनिंग देने वाले होते हैं, वो भी हमारे जो डॉक्टर साहिबान हैं, जो बच्चे हमारे आने वाले हैं, उनके सेशंस लेने चाहिए कि आपने अपने आप को अपग्रेड कैसे करना है, अपने आप को कंपोज कैसे करना है, ताकि मरीज तो बेचारा दुख में है, मरीज तो बेचारा दर्द में है, मरीज तो बेचारा तकलीफ में है, उसका टेम्पर और डॉक्टर के टेम्पर में फ़र्क होना चाहिए। यही डिफरेंस है जो आपको बाहर मिलेगा। जी।
हम 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूँ। आप शायद किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे होंगे या किसी सरकारी अस्पताल की बात कर रहे होंगे। मैं एक सरकारी अस्पताल में काम करता हूँ। बेसिकली बात है ओवरवर्क होने की। सही। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अगर हम सपोज 10 हमारी कैपेसिटी है 10 मरीज़ देखने की, तो हम यहाँ पे 50 मरीज़ देखते हैं, ठीक है। राउंड द क्लॉक देखते हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ड्यूटी है, जी। किसी के सर पे एहसान नहीं है। मैंने माना, एक्सेप्ट किया तो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे गिला नहीं करना चाहिए। लेकिन देयर इज़ ए लिमिट। इस कमरे में अगर 2 लोग बैठ सकते हैं और अगर हम इस कमरे में 25 लोग बिठा लेंगे तो ज़्यादा देर ये कमरा सस्टेन नहीं कर सकेगा। तो इसमें ये फैक्टर भी है। और बाकी रहेगी पैसे वाली बात, वो बात आपकी दुरुस्त है। ये हमारा जो प्रोफेशन है इसका पैसे से ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। ये पैसे कमाने का ज़रिया नहीं होना चाहिए। अच्छी ज़िंदगी गुजार हम सकते हैं, रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जेब से अगर हम गलत पैसे निकालते हैं, बदतमीज़ी करके, गुस्सा करके, गिला करके, लालच करके, तो ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये बात आपकी दुरुस्त। सही। गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन में नाम नहीं लूँगा किसी भी हॉस्पिटल का, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं, यकीन कीजिए कि जूनियर डॉक्टर होंगे लेकिन फ़िरौनियत का रूप नज़र आता है आपको। वही डॉक्टर शाम को जब अपने क्लिनिक पे आता है तो मीठा बन जाता है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि आपने चूज़ किया है ना, आपको पहले से पता है ऑलरेडी कि पंजाब की अगर मैं बात करूं, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता, कि डॉक्टर्स इस वक्त ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड हैं, ये सबको पता है। लेकिन साइन भी तो सर आप ही करते हैं ना, वो जॉब भी तो आप ही लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब ले के बाद में छोड़ भी देते हैं, वो फिर हक भी मारा जाता है सीट का, वो जो बातें की जाती हैं सारी। लेकिन शाम को जब अपने क्लिनिक पे आता है वो 5,000 रुपया, 4,000 रुपया या 3,000 रुपया जो फ़ी चार्ज करता है, उस वक्त तो डॉक्टर का बिहेवियर क्यों चेंज हो जाता है, उस वक्त तो मीठा क्यों हो जाता है? पैसे नज़र आ रहे हैं। तो फिर सर मतलब जो हमारी ओवरऑल जो अपब्रिंगिंग है, देखिए सबसे मुकद्दस शोबा 2 ही मेरे नज़दीक समझे जाते हैं, बल्कि 3 कह लें। एक आपका मदरसे का इमाम जो आपको कारी साहब जो पढ़ा रहे हैं, दूसरा टीचर, तीसरा आपका डॉक्टर। ये 3 शोबे ऐसे हैं कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो इनकी रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रही है। डॉक्टर कैसा भी होगा, कोई बंदा उसको गाली नहीं देता। आप कहीं पे पुलिस वाला आपको रोकता है, बताता ही मैं डॉक्टर साहब आपको रिस्पेक्ट मिलती है नहीं। मुआशरे में हर तरफ आपको सुपीरियर रखा जा रहा है। लेकिन वही मुआशरे का जब एक नॉर्मल इंसान आपके पास आता है, बिहेवियर में सर क्यों चेंज आता है? क्यों इस पे काम नहीं किया गया पिछले 60-70 साल में? सर जी आप मुझे बहुत दुखी लग रहे हैं। मैं बताता हूँ। लेकिन मैं आपको अदर साइड ऑफ स्टोरी सुनाता हूँ। जी सर। वो इसलिए कि आई एम पार्ट ऑफ द टीम। जी। अब होता ही है, आपको ये पता है कि हमारे कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं, मेरी कोलीग्स हैं, बच्चियां हैं, जो हमारी सबॉर्डिनेट्स हैं, जिन्होंने अपने ब्लड दिए, जिन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए, बिल्कुल, जिन्होंने अपनी चीज़ें बेच के मरीजों की खिदमत की है। जी ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी 24 घंटे की ड्यूटी के बाद भी 6 घंटे लगा के सारे काम किए, आउट ऑफ द वे जाके पेशेंट्स की मदद की। अब होता क्या, होता ये है कि जैसे मैं एक वार्ड की दास्तान सुनाता हूँ। हमारा जो कल्चर है वो कार्रवाई वाला कल्चर है। सबसे बड़े हम कार्रवाई बाज हैं। सही। अब एक पेशेंट को मैंने देखा, 2 दफ़ा देखा, देख के मैंने उसको दवाई प्रिस्क्राइब कर दी। मैं वार्ड में या डिपार्टमेंट में 2 या 3 मेरी ड्यूटी है, हमें सारे मरीजों का पता है। अब एक बंदा आएगा जो कि कार्रवाई डालने आया है उस मरीज के ऊपर के मरीज का फलाना चाचा मामा आया है, उसने कहा डॉक्टर कितने होने के, वो बैठा है, जाके इधर आओ जी डॉक्टर साहब चेक करो ना। यार मैं अभी करके आया हूँ और ये नहीं मेरे सामने आके चेक करो। आपने किया, फिर एक और आ जाएगा। ये चीज़ें अल्टीमेटली जब उसका पारा घूम जाता है तो फिर देखो बदतमीजी करते हैं। जो बात आपकी है कि सुबह और शाम वाले ये डॉक्टर्स भी हैं, लेकिन आप उनको नेगेट नहीं कर सकते जो ये लोग नहीं करते। सर बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं। तो आप लोगों का काम, हमारे दोस्तों का काम ये है कि नेगेटिविटी को तो मत फैलाएं ना। आपके पास अगर कोई इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे खराब हो गए। मैं जितने लोगों को जानता हूँ, मैं सारा दिन मेडिसिन का काम करता हूँ, उनमें से ऐसे लोग भी होंगे जो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये लोग नहीं करते। आप सब लोग उनका जिक्र क्यों नहीं करते? देखिए मैंने सर सबसे पहले कहा, अगर सारे बुरे हो जाएंगे ना फिर तो कोलैप्स होगी ना चीज़ें। अच्छे लोग हैं तो तभी चीज़ें चल रही हैं। अभी मेरा रिसेंटली एक हुआ है किसी हॉस्पिटल में, लाहौर कहीं जाना। अब उनकी 2 ब्रांचेस थी हॉस्पिटल की। एक जगह से हमने एक मेडिकेशन लेनी थी, उन्होंने 3-4 अटैम्प्ट की, नहीं हुआ। उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कहा, उन्होंने कहा सर मुझे लग रहा है कि हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़
उस पर बजाय इसके कि आप ये गलत रिपोर्ट लेके चले जाएं, आप दूसरी ब्रांच में जाके इसको वेरीफाई करवा लें। ठीक है, अब ये देखिए एक पॉजिटिव जेस्चर था उनका। अदरवाइज वो कहते हैं तो ठीक है भाई, इट्स ओके, जाए रिपोर्ट निकाल दी है, अब मुझे क्या पता चलना था वो रिपोर्ट सही है या नहीं है। लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, क्योंकि उनको कहीं थोड़ा सा डाउट लगा उस पर, उन्होंने कहा वहाँ चले जाए, वहाँ गए, वहाँ जाके करवाया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल उस मशीन के अंदर कुछ फॉल्ट आया, ये वाली रिपोर्ट अभी बिल्कुल करेक्ट है। तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मैं एक कॉमन बिहेवियर की बात कर रहा हूँ कि देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी फ़ी 5,000 है तो उसके पीछे सर आपकी 25 साल की 20 साल की मेहनत भी है, कोई मसला नहीं। हो ये रहा है कि आप जितने बड़े डॉक्टर के कमरे में जाएंगे, अभी मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास अपनी वालदा को लेके गया, वो आप ही कबल के शोभा है, उनके नी में प्रॉब्लम है, घुटने में ना दर्द है उनके बड़े अरसे से। तो अब यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं दुखी क्यों हूँ मैं ये भी बताता हूँ। मैं चीज़ों को कंपेयर करता हूँ बाहर, क्योंकि मैंने बाहर की दुनिया देखी है। अब वहाँ पे मैंने आपको जिस तरह ऑफ कैमरा एक अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अब वालदा को लेके गया हूँ, 5,000 हमने फ़ी दी है, और लाहौर का सबसे तगड़ा और बड़ा हॉस्पिटल, मतलब जिस एरिया में बैठे इधर ही है, लिटरली 1.5 से 2 मिनट टोटल हम उस कमरे में रुके हैं। ना उन्होंने कुछ पूछा है, मैंने 1-2 चीज़ें उनको जब फोर्सफुली बता दी, वो 1.5-2 मिनट भी उधर लगा। उसके बाद उन्होंने कहा जी जाएँ बीबी, आपको जो है ना ये टेस्ट करवाएं। ठीक है, वो टेस्ट हमने 4 दिन पहले करवाए और ऑथेंटिक लैब से करवाए, वो दिए। उन्होंने कहा जी बस ठीक है, ये लिख दी मेडिसिन, ख़त्म। 4 मिनट डॉक्टर साहब बात कर लें, पेशेंट वहीं पे ठीक हो जाएगा। बाहर जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है ना, वहाँ तो मेडिसिन देते ही नहीं है ना, हमारे यहाँ तो मेडिसिन चले मिल जाती सर, वहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। वहाँ पे आपको जो जिस माइंडसेट से आप आए हैं ना, अच्छा मुझे एक प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपसे सुना जाता है। जिस तरह आप साइकेट्रिस्ट की बात करें तो वो क्या करता है, आपकी बात सुनता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी है। बिल्कुल है। ठीक है, देखिए ये जब आप बता रहे हैं ना बात, ये बिल्कुल ठीक है। और ये जो भी नाम है, जो भी बंदा है, जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी इदारा है, ये बात गलत है। उनका जिस चीज़ के उन्होंने पैसे किस चीज़ के लिए, आपकी बात सुनने के। जी जी जी, पैसे उन्होंने लिए आपको सेटिस्फाई करने के। उसमें 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे या 15 मिनट लगे, ये आपका राइट है और उनका फर्ज है, आपका हक है और उनका फर्ज है। जो भी ये कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे कोई और कर रहा है, ये गलत है। वी कंडेम दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम अपने सीनियर्स को, बाज़ औक़ात हमारी इस बात पे बहस भी हो जाती है कि आपने आगे इतने लोग रख लिए कि जो असल बंदा है, जिसका नाम लेके लोग दिखाने जा रहे हैं, उस तक तो वो पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसे या पहुंचते भी हैं तो वो एक हवा की तरह इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, विच इज़ बैड। सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आई सपोर्ट यू। चलें, बहुत शुक्रिया जी, इसको बल्कि फैलाएं, क्योंकि देखें आप जैसे सीनियर डॉक्टर्स आज जब तक इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सी बात नहीं करेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के, तो ये जो आगे आने वाले बच्चे हैं ना, वो भी फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे इसको। तो इस पर बात डेफिनेटली करनी चाहिए। देखें आपका शोबा है ना सर, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक के पास जाऊंगा दूसरे के पास जाऊंगा, लेकिन आपका शोबा है, आपने इसकी टेक केयर करनी, आपने इसको नर्चर करना है, आपका बेबी है ये पूरा। तो जितना इस पर आप बात करेंगे, आप जैसे और सीनियर डॉक्टर जब बात करेंगे, तो वो एक हवा निकल जाती है मार्केट में, हाँ यार ठीक है, पता चल गया सीनियर्स को भी, तो सारे फिर काम डाउन हो जाते हैं, सारे ओवरऑल एक माहौल अच्छा बनता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं इस पे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ है इस वक्त, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हों या प्राइवेट लेवल पे हों, इसको आप बाहर के साथ, वेस्ट के साथ कंपेयर कैसे करते हैं? अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जो कहा जाता है अक्सर सुनने में ना, मिसाल दी जाती, असी तो जी 100 साल पीछे अमेरिका तो, असी तो 100 साल पीछे यूरोप तो एक्चुअल में क्या वाकई हम इतने पीछे हैं? नहीं सर, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। सही, मैं मिसाल देता हूँ। अब हम लोग जो प्रोसीजर्स अपने सरकारी अस्पताल में करते हैं, ये एग्जैक्टली वही प्रोसीजर है जो दुनिया के किसी भी मुल्क में होते हैं। सही। नंबर 2, हमारे सरकारी अस्पतालों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में वो इक्विपमेंट मौजूद है जो पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, चाहे वो यूएई का कोई स्टेट हो या से बाहर कोई यूरोपियन को स्टेट हो, वो सामान मिलता जुलता सामान हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जैसे आपने अपने हाथ में एक आईफोन पकड़ा हुआ है, आपके पास जो आईफोन 14 या 13 है, ये बिल्कुल अमेरिका में भी यही है। ऐसे ही है। ये नहीं होगा कि अमेरिका में कोई आईफोन 13 और है और आपके पास कुछ और है। बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी डू। जो हम लोग यही करते हैं यहाँ पे। हमारी जितनी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है मुल्क से बाहर, तो जो प्रोसीजर हम यहाँ पे कर रहे हैं बिल्कुल उसी से मिल। हाँ, सिर्फ उनके पास फैसिलिटीज ज़्यादा है, उनके पास नंबर ऑफ गैजेटरी ज़्यादा है, हमारे पास उनके पास इन्वेंट्री ज़्यादा है। सिर्फ फ़र्क उनका ये है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। उन्होंने अगर एक दिन में, जैसे मैं एक सीटी स्कैन की मिसाल देता हूँ, हमारी डिपार्टमेंट ने सीटी स्कैन की इजाज़त जो कंपनी देती है वो है आपके 20 से 30 स्कैन होने चाहिए इन 12 आवर्स। उसके बाद आप सीटी को रेस्ट दें और उसके बाद आप अगले दिन काम करें। सही। वी डू 150 स्कैन पर डे नॉन स्टॉप, अराउंड द क्लॉक।
सही। उसको रेस्ट भी नहीं मिलती क्योंकि बर्डन ही इतना, हाँ ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो बहुत ज्यादा बर्डन ही burden है, इतना। हाँ। हम ये तमाम फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। वो आप कभी एमआरआई जाए कराने, वो आपसे $3,000 लेंगे, 6 महीने का टाइम टाइम देंगे। है, ऐसे ही है, हम ऐसे ही यहाँ पे फ्री कर रहे हैं। है। और एमआर की मशीन वही है जो इस वक्त अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में या सऊदी अरेबिया में या किसी और मुल्क में लगी हुई है। सो ये हम बिल्कुल इस मामले में पीछे नहीं है। हमारी पास फैसिलिटीज़ कम है थोड़ी, हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं, लेकिन स्किल आप अभी भी जाके देखिए मुल्क से बाहर, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स किसी भी तरह से किसी भी दूसरे मुल्क के डॉक्टर, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हो या कोई और मुल्क को, कम नहीं मिलेंगे। नहीं स्किल का तो मैं बिल्कुल आपकी ये बात से सेकंड करूंगा कि देखें एक डॉक्टर है वो महीने के अंदर लेट्स से 20 ऑपरेशन कर रहा है, एक डॉक्टर है वो एक हफ्ते के अंदर 50 ऑपरेशन कर रहा है, तो डेफिनेटली 50 वाले का स्किल सेट तो ज़्यादा हो जाएगा ना दूसरे वाले से। बिल्कुल। तो फ़र्क वही आ जाता है कि मशीनरी का वो डेफिनेटली उस पर हम डिमांड भी नहीं कर सकते क्योंकि जो मुल्की हालात हैं हमारे, हमको फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री तो है नहीं है, तो बीइंग अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो भी है मेरा ख्याल है इस पर ही हमें गुजारा करना चाहिए अभी। बल्कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं आज इस तरह ये भी एवर केयर हुआ है, इवन इंडस के पास जो मशीनरी है, शौकत खानम के पास जो मशीनरी है, ये मेरा ख्याल है बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है जो बाहर एक टॉप नॉच किस्म की रिसर्चर उस पर होती हैं। और आपको एक और बात बताऊं कि सरकारी हॉस्पिटल के अंदर ये रूल है कि आप कभी भी कोई चीज़ सेकंड हैंड या रिफर्बिश नहीं खरीद सकते। अच्छा। हाँ जी, आप सेकंड हैंड रिफर्बिश चीज़ खरीद ही नहीं सकते। इसका मतलब कि जब भी कोई चीज़ वहाँ पे खरीदी जाएगी वो बिल्कुल नई होगी, नहीं वो लेटेस्ट भी अप होगी, टू डेट होगी। तो इसलिए वो सारी फैसिलिटीज़ हम ऐसी प्रोवाइड करते हैं मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं है। वेरी नाइस। लेकिन अक्सर औकात वो प्रोजेक्ट नहीं होते, इसलिए फिर हमें थोड़ा सा उसमें, और हाँ ये भी हमारी कुछ हमारी कोताहियाँ भी हैं, हमारी सुस्तियाँ भी हैं, हम शायद उसको बाज़ों का सही तरह से एग्जीक्यूट भी नहीं कर सकते, लेकिन हम कोशिश करें तो हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते। बिल्कुल ऐसी। आपको क्या लगता है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में कितने हॉस्पिटल सरकारी होने चाहिए, जिस तरह क्योंकि वॉल्यूम पूरे पंजाब से आ रहा है यहाँ पे, तो जो ओवरबर्डन्ड आप लोग हैं, तो कितने और नए हॉस्पिटल हों तो ये इस शहर की एक जो नीड है वो पूरी हो सकती है? कम से कम 10 मजीद होने चाहिए। मजीद, और वो भी पेरीफ्री पे, जैसे मोटरवे के साथ एक जना बना दिया, ये कम है। सही सही। फिरोजपुर रोड के ऊपर, शादरे के ऊपर, जितने भी हमारे आउटलेट्स हैं वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स होने चाहिए ताकि जो लाहौर के अंदर का बर्डन है जी जी वो कम हो। और हमारे पास डॉक्टर्स भी फाफिर मिकदार में है, स्टाफ भी है, लेकिन हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है उनको फाइनेंस करने के लिए। अगर ये हो जाए तो ये बहुत ज़रूरी, इतने 2 करोड़ की आबादी का शहर है, तो इसको मोर हॉस्पिटल्स जो कि प्राइवेट ना हो, सरकारी हो और फ्री हो, ये होने चाहिए, तभी आवाम की हम खिदमत कर सकते। अभी एक पिछले कुछ 10 साल में नया ट्रेंड भी थोड़ा सा नजर आना शुरू हुआ है कि बहुत सारे एनजीओज ने ना अपने छोटे छोटे केयर सेंटर टाइप के बनाए हैं छोटे रिमोट शहरों के अंदर, उससे बड़ा फर्क पड़ा इस चीज़ को। बहुत अच्छा, ये चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं, बहुत सारे लोग उसी में वहीं पे ट्रीट हो जाते हैं, क्योर हो जाते हैं, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। अब जितने उतने कम है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ओवरऑल पॉपुलेशन जिस तरह बढ़ती जा रही है और जो हमारे जिस तरह के डाइट्स हैं या जो हमारी लाइफस्टाइल, आगे जाके इस पर बात भी करेंगे, बीमारियां नई से नई आती जा रही हैं और बीमारियों की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है डे बाई डे। तो जाहिर जब उसकी फैसिलिटीज़ हम बढ़ाएंगे नहीं, अभी म्यो में मैं देख रहा था एक उन्होंने नया जो क्लॉक टावर वाली साइड बनाई है, बड़ा खूबसूरत बनाया है, मतलब किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से वो कंपेयर कर लें बहुत बेहतरीन है। जिना हॉस्पिटल की मैं एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ बच्चा वार्ड में जाने का, तो उस समय आई गॉट अमेज्ड, इतनी खूबसूरत साफ़ सुथरा क्लिनिक, सिर्फ फ़र्क क्या था कि बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन इंतहाई खूबसूरत बनाया उन्होंने, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से प्यारा है। तो अब ये चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे। तो हो रहा है इस पर कोई काम ही है? बहुत काम हो रहा है, पैसे भी लग रहे हैं चीज़ें। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोविड गुजरा है कुछ पहले। कोविड में एक वक्त ये आया था कि हमारे जो कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वो 1 लाख रुपया ऑन दी एवरेज पर डे चार्ज कर रहे थे। मैं उस वक्त म्यो हॉस्पिटल में था, तो म्यो अस्पताल के अंदर हम लोग 350 मरीज 350 पेशेंट में भी मोर, और उनका हम पेटर कर रहे थे। वी आर प्रोवाइडिंग मोर फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल। तमाम सरकारी अस्पतालों के अंदर तमाम जो निजी अस्पताल हैं उनसे बेहतर फैसिलिटीज़ थी, ट्रेन लोग थे, और तमाम की तमाम चीज़ें एब्सोल्युटली खाने से लेके दवाइयों तक फ्री थी। बिल्कुल ऐसे और इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, ऐसे और इदारे होने चाहिए लोगों को सामने। जो निजी लोग हैं, जो बड़े बड़े सरमायादार लोग हैं, वो ये फ्री अस्पताल क्यों नहीं बनाते? अस्पताल बनाए, उसको फ्री चलाएं। बिल्कुल, तो इसलिए वो भी बना सकते, सारा काम गवर्नमेंट तो ना करे ना, तो लोगों को भी आगे आना चाहिए। वो चाहे वो ज़कात की मद में बना दें, सदक़े की मद में बना दें, बनाए तो सही। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा भी मैं बात करूंगा आपकी जो स्पेशलिटी है,
ज़्यादातर इसके ऊपर आपको मिलते नहीं हैं, एक्सपर्ट्स मिलते नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर पेन मैनेजमेंट पे। तो आपने इस डिपार्टमेंट को क्यों चूज़ किया या इस शोबे के अंदर ही क्यों आपने सोचा कि नहीं इसके ऊपर काम करना चाहिए? मैं बेसिकली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ। जी। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मुराद ये होती है वो लोग जो प्रोसीजर करते हैं, मतलब किसी की बायोप्सी कर दी, एंजियोग्राफीज हम करते हैं ब्रेन की, सही। हार्ट के अलावा हम हर चीज़ की एंजियोग्राफीज करते हैं। और ये भी रेयर है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है ना? जी, चंद लोग हैं, ये पाकिस्तान में चंद लोग हैं और चंद इदारे हैं जहाँ पे काम हो रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा फिर हम कैंसर को ट्रीट करते हैं विदाउट सर्जरी। हमारी स्पेशलिटी इंटरवेंशन में ये होती है कि हम ना बेहोश करते हैं, ना सुन करते हैं, ना टांका लगाते हैं, ना काटते हैं, अच्छा। और उसको पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। सही। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ होता थोड़ा इसके बारे में बताइए किस हाँ तरह जी। से होता है ये? अब जैसे कैंसर का पेशेंट है, किसी को ठीक है। हेपेटाइटिस सी के आपके पास पेशेंट आएंगे, उनको अल्टीमेटली जिगर में कैंसर डेवलप हो जाता है। सही। अब आगे हमें जो दुनिया को पता है वो दो इलाज है, तो या तो लिवर ट्रांसप्लांट कराओ और या फिर इसके जिगर को कटवा दो। जी जी। ठीक है। अब लिवर ट्रांसप्लांट आम इंसान के बस की बात ही नहीं है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा है, बिल्कुल। प्लस उससे बड़ी बात जिगर देगा कौन? हाँ। ठीक है। और जब जो जिगर देगा उसकी सारी जिंदगी पे ठीक नहीं गुजरती। ऐसे ही है। हम क्या करते हैं, हम उसको MRI पे डायग्नोज करते हैं, फिर हम उसकी एंजियोग्राफी करके पिन पॉइंट करते हैं कैंसर के साइज को, फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं एंजियोग्राफी के जरिए उस कैंसर के अंदर जाके हम उस कैंसर को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी खून की नालियां बंद कर देते हैं। ये टोटल आधे घंटे का प्रोसीजर है। 1 या 2 घंटे पेशेंट को रेस्ट कराते हैं, उसके बाद घर भेज देते हैं। अच्छा। दैट्स इट। और कोई बेहोशी नहीं, किसी किस्म का कोई एनेस्थीसिया नहीं? कुछ नहीं। इसके अलावा और देखिए पेनफुल है ये? कोई अच्छा, पेन पेनफुल ऐसी भी नहीं। है। ठीक है। कैंसर का मरीज ट्रीट हो रहा है 1.5 घंटे के अंदर, अब उसको घर भेज रहे हैं। फिर देखिए हम स्ट्रोक मैनेज करते हैं। स्ट्रोक कहते हैं फालिज को। जी। जिस बंदे को फालिज हो गया, दिमाग के अंदर कोई क्लॉट फंस गया, अब ये इमेजिन करें कि वो सारी उम्र के लिए बंदा माजूर हो गया, जी। वो जो कमा रहा था वो खत्म हो गया, प्लस जो खर्चे होने शुरू हो गए, घर में डिप्रेशन का माहौल आ गया। बिल्कुल। हमारे पास अगर बंदा एक आ जाता है तो हम लिटरली उस क्लॉट को ब्रेन में जाके निकाल देते हैं अच्छा। इन 20 मिनट्स प्रोसीजर, और बंदा ऐसे उठ के कपड़े झाड़ के घर चला जाएगा जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। इसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। दिस इज पॉसिबल एंड बीइंग डन इन पाकिस्तान एंड इन लाहौर। वाओ। इसकी कॉस्ट क्या आती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है? देखिए एक्सपेंसिव तो है, 2.5-3 लाख रुपए लग जाता है, लेकिन अगर इसको सरकारी सेटअप में कराएं तो फिर तो आपको लोग चाहिए ना, ट्रेनिंग चाहिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब अगर 2.5-3 लाख की भी आप बात कर रहे हैं, कैंसर तो जाता है 70-80 लाख रुपए पे। जी ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में लाख में सोचें, जिस बंदे की सारी उम्र की माजूरी थी, जी जी जी, वो दोबारा सुबह उठ के अपने दफ्तर जाएगा, कारोबार पे काम पे जाएगा, वो 2.5-3 लाख को ना देखें। और वो भी अगर हमें फैसिलिटीज दी जाएं, ये वाफिर मिकदार में कुछ ट्रेंड लोग और आ जाए, तो हम राउंड द क्लॉक ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये इसी को हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी कहते हैं। तो सर ये अगर इतनी, ये तो मैजिकल चीज आप बता रहे हैं जादू है। हाँ, और भी बताता हूँ। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा एक औरतों में फाइब्रॉइड्स होते हैं जी, जिनको रसौलियाँ कहते हैं। हाँ जी। अब आमतौर के ऊपर अगर ये ट्रीट दवाइयों से ना हो तो अगला इलाज इसका ऑपरेशन, या ऑपरेशन के 2 हल हैं, या तो बच्चेदानी ही निकाल दो, ना कुछ रहेगा, ना कोई ब्लीडिंग होगी, ना मसला होगा, या इतना बड़ा ऑपरेशन कर दो कि माँ बेचारी, औरत बेचारी किसी काम के काबिल नहीं रहती। हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में क्या कर सकते हैं, हम उसके अंदर इसी तरह एक एंजियोग्राफी करके उस फाइब्रॉइड के अंदर जाते हैं, उसकी ब्लड सप्लाई बंद कर देते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि फाइब्रॉइड आहिस्ता आहिस्ता जो छोटा होना शुरू हो जाता है वो श्रिंक होके खत्म हो जाता है। सही। और इसमें भी ना बेहोश किया, ना सुन किया, ना टांके लगाए, ना काटा, एक दिन वार्ड में रखा, अगले दिन घर भेज दिया। क्या बात, खत्म। क्या बात है। तीसरी चीज, आपके पास हर घर में शुगर के मरीज हैं। बिल्कुल। एंड क्या होता है, शुगर के मरीजों के पाँव सुन होने शुरू हो जाते हैं जी। उसके बाद अंगूठा काला होना शुरू हो जाता है, फिर उसका या पहले अंगूठा काटते हैं, फिर पाँव काटते हैं, फिर टांग काटते हैं। हम रेडियोलॉजी में क्या करते हैं, हम उसके एक अल्ट्रासाउंड करते हैं, ये देखते हैं कौन सी खून की नाली बंद है। 15 मिनट का प्रोसीजर है, एक एंजियोग्राफी करके उसी खून की नाली को खोल दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं या हार्ट में एंजियोप्लास्टी करते हैं, एग्जैक्टली वही प्रोसीजर हम टांगों में करते हैं। जैसे नाली खुलेगी, खून की सप्लाई बहाल, वो सारी दर्द खत्म, सारे टेम्परेचर नॉर्मल, जो पाँव काला हो चुका था शायद उसको तो हमें ट्रीट करना पड़े, आगे से कुछ नहीं होगा, पेशेंट उठेगा, शाम को घर चला जाएगा। मेरे फादर पिछले कोई 5-6 साल से ये सुन होने वाला जो है ना पाँव का, इससे सफ़र कर रहे हैं।
तो अब वो बड़ी हमने मेडिकेशन ले ली, कुछ कहीं से कोई वो नहीं है। वो तो उसको हम जो है न्यूरोपैथी है ना, वो तो और वो भी उसका एक हिस्सा है। शुगर की वजह से ही है। शुगर की वजह से। लेकिन वो लोग जिनकी खून की नालियां ब्लॉक हो जाती है, पता नहीं कितने लोगों की टांगें कटती हैं, हाँ जी बिल्कुल। हम ये सेव कर सकते हैं। ये सब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। तो इस पे सर अगर ये इतनी ही मैजिकल चीज़ है तो इस पे बहुत ज़्यादा बात क्यों नहीं की जा रही? बहुत सारे इसके ऊपर ट्रेंड और लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा? लोग ट्रेन हो रहे हैं लेकिन सेंटर्स थोड़े हैं, ठीक है। फैसिलिटीज जो कि आपको ट्रेन करने के लिए एंजियोग्राफी मशीन चाहिए जो कि बहुत महंगी हैं, उस पर स्लॉट्स थोड़ी हैं, लोग बहुत हैं। लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, लोग ट्रेन हो रहे हैं। लाहौर के बहुत सारे हॉस्पिटल में ये काम हो रहा है, सही। कराची में बहुत जगह पे हो रहा है, पिंडी में बहुत जगह पे हो रहा है। आपकी दूसरी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसको एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है इस बात। बिल्कुल। सो ये वो चीज़ें हैं जो यही प्रोसीजर अब दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी हो रहे हैं। हाँ जी। हम वही कुछ यहाँ पे कर रहे हैं जो कुछ किसी और में। अब देखें ना, इससे बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी होंगी। आपका जो ये लोड बैलेंस है, पेशेंट का जो लोड बैलेंस है, अब जिस तरह पूरा पाकिस्तान शौकत खानम के पीछे पड़ा हुआ है कैंसर को लेके, अब वो इलाज भी ज़ाहिर है 8-10 महीने चलता है, उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली हमें तो पता ही स्टेज 3 और स्टेज 4 पे जाके चलता है। तो अगर ये जो आप कह रहे हैं प्रोसीजर इसके थ्रू किया जाए तो डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ लोड शिफ्ट होगा इसका, और क्विक भी है प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थोड़ी बताइएगा कि क्या ये मल्टीपल सेशंस लेने पड़ते हैं, ये सिंगल सेशन से काम होता है? बाज़ औक़ात मल्टीपल सेशंस पे पड़ती है और बाज़ औक़ात ये सिंगल सेशन पे भी हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी एक्सटेंट एंड ग्रेविटी ऑफ द डिजीज़ क्या है। ठीक है। अच्छा, उससे अगली बात अब आई पेन की तरफ। अब होता ये है कि हमारे पास कहानी शुरू कहाँ से? अब हमारे पास बेशुमार ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो कैंसर का इलाज कर रहे हैं, लेकिन कैंसर पेन का इलाज कोई नहीं कर रहा। जी 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 बिल्कुल। अब मेरी बात समझने की बिल्कुल बिल्कुल। जब किसी को पेन होती है कैंसर की, तो हमारे पास उसके दो हल हैं। या तो हम उनको मॉर्फिन या कोई ऐसी दवाई दे के सुला दें, या फिर वो चीखें मारता रहे। अपने किसी मोहब्बत करने वाले को, अपने माँ को, बाप को, बहन को, भाई को, बीवी को, बेटे को, बेटी को दर्द से चीखें मारते देखना एक अजियत नाक काम है। ऐसे ही है। ठीक है। या उसको बेहोश देखना जब वो कुछ खा नहीं रहा, कुछ पी नहीं रहा। हमारी जो इंटरवेंशनल शुरू कहाँ से हुआ कि जो हमारी जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है उसकी वजह से जब मैंने पेशेंट को पेन ट्रीट करनी शुरू की, कैंसर नहीं, पेन ट्रीट करनी शुरू की, उससे क्या हुआ कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो। सही। वो पेशेंट जो चीखें मारता था वो उठ के बैठ गया, उसने बैठ के कपड़े बदले, उसने बैठ के खाना खाया, उसने गपशप लगाई। कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर एक्सपर्ट कर रहे हैं, जी, हम उसकी पेन मैनेज कर रहे हैं। सही। और उसके बाद हमने ना उसको फिर वही ये बातें अब मेरी 100 दफ़ा मैं दोहराऊंगा, ना बेहोश किया, ना सुन किया, ना टांका लगाया, और उसको हमने ट्रीट कर दिया। सही। फिर मेरे पास स्पोर्ट्स के बहुत लोग आते हैं, बैक किक के साथ, शियाटिका के साथ, जिनको यही ऑप्शन मिल जाती है आखिरी कि भाई तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हो गया तो मुझसे बहुत सारे लोग हैं जो दोबारा एक्टिव स्पोर्ट्स नहीं कर सकते। जी जी जी। या कोई वजन वाला काम नहीं कर सकते, या वो दोबारा किसी और काम करने के काबिल नहीं रहते। सही। हमें अल्लाह ने ये स्किल दी, तो वी डू ए 5 मिनट्स प्रोसीजर, जिसके अंदर हम फिर वही कहानी है, ना बेहोश करेंगे, ना सुन करेंगे, ना टांका लगाएंगे, ना काटेंगे। उसके बाद उनको हर 10 से 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद घर भेज देंगे और उनसे कहेंगे कि भाई अगले दिन आके यहाँ बैठ के पॉडकास्ट करो। क्या बात, क्या एंड वी हैव ट्रीटेड 75,000 पेशेंट्स इन पाकिस्तान टिल नाउ। माशाल्लाह, जबरदस्त। विद 75 to 85% सक्सेस रेट। ये बैके की सिर्फ एक कहानी है, इसका और बहुत सारी दर्दें सर से लेके पांव तक। सर माइग्रेन के बारे में थोड़ा सा बताइए, इसकी पहले तो थोड़ी ज़रा टाइप बता दीजिए, क्योंकि ये भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। पहले तो कभी सुनते ही नहीं थे आधे सर की दर्द, अभी तो हर दूसरा बंदा इसकी शिकायत कर रहा है। इसकी एक तो थोड़ा ज़रा टाइप बता दीजिए कितनी होती है, और ये इसकी मेन कॉज क्या है? अच्छा, माइग्रेन एक ऐसा एक मुहिम्मा जो कभी भी हल नहीं हुआ, सही, याद रखिए। ठीक है। मोर देन 70% जो माइग्रेन की कॉजेज है वो किसी को मालूम नहीं है। ओके। जब कॉज ही मालूम नहीं तो ट्रीटमेंट क्या करेंगे उसको? हाँ ठीक है, लेकिन ये अनट्रीटेबल तो नहीं छोड़ सकते जी, जाहिर है। ट्रीटमेंट तो करना है उसका। अच्छा, होता ये है कि इसकी पहले माइग्रेन को पहचानना जरूरी है। ठीक है। अब जैसे किसी को इस जगह पे सेंटर में हेडेक होती है, यूं जैसे पट्टी बांधी होती है, ठीक है, ये टेंशन हेडेक है, ये माइग्रेन नहीं है। इस तरह कई मर्दों को खास तौर के ऊपर इस आंख के पीछे दर्द होती है, जी जी, वो पीछे जाती है, स्ट्रेस, उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं। ये और चीज़ है। इसी तरह कईयों को स्ट्रेस हेडेक्स होती हैं, वो और चीज़ है। फिर आखिर में आ गई माइग्रेन जो मोस्टली 4 times to 6 times मोर इन फीमेल्स, यंग फीमेल्स। हाँ बिल्कुल है।
अब हमने माइग्रेन डायग्नोज कर लिया, अब हमने मुख्तलिफ दवाइयाँ देनी शुरू कर दी, अल्टीमेटली किसी दवाई का असर ना हुआ, मैं बाकी किसी ट्रीटमेंट की तो बात नहीं कर सकता। मैं करता हूँ जी जी जिसमें मेरी ट्रेनिंग है, मैं वो आपसे अर्ज कर सकता हूँ। बेसिकली आई हैव डन माय फेलोशिप इन ओजोन थेरेपी। जी। ओजोन एक ऑक्सीजन O2 का कॉम्बिनेशन है जो सिर्फ ऑक्सीजन की डिफाइन या वेल समझे कि कोई प्योरेस्ट फॉर्म है। सो एक ऑक्सीजन लगाने से किसी को नुकसान नहीं हो सकता। मैंने ठीक है। फेलोशिप की अमेरिका से, बाकी ट्रेनिंग मेरी सारी यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों में है। लास्ट जो मेरा लेक्चर था वो डेलिस में था अमेरिका में, उसमें से 1000 गोरा था, मैं अकेला पाकिस्तानी था। यानी इतनी पॉपुलर चीज़ है ये सारी दुनिया में, क्योंकि दुनिया इस बात पे चल रही है कि ना एंटीबायोटिक दो, ना स्टीरॉइड्स जी 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 जी, ना कोई ऐसी दवाई दो जिससे कोई नुकसान हो। हम क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन, नथिंग एल्स। बिल्कुल। ये जो मैं आपको बैके का ट्रीटमेंट बता रहा था, इसमें भी हम ओजोन लगाते हैं। ओके। होता क्या है, पहले इसके बारे में सुन लें। बल्कि सर थोड़ा सा पहले बता दीजिए कि ये ओजोन ट्रीटमेंट है कि आगे मेरे पास सवाल भी था, पर कुछ मेरे पास ना सवाल आए हुए हैं कुछ मुख्तलिफ लोगों के। कुछ तो मैं जनरल आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, कुछ समझ लीजिए कि पेशेंट कह रहे हैं, कुछ जिन लोगों के साथ पास में हुआ उन लोगों के सवाल भी हैं। तो इसलिए ये बल्कि एक सवाल मेरे पास था कि ये ओजोन ट्रीटमेंट है क्या, थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए। मैं वही अर्ज करने लगा। होता ये कि जो डिस्क अल्लाह ने बनाई है वो दो मोरों के दरमियान एक समझे शॉक एब्जॉर्बर है। ठीक है। उसके सेंटर में जेली होती है, साइडों पे कवरिंग होती है, ताकि जब हमारे मोर एक दूसरे से डायरेक्टली टकराए ना। L4 L5 की बात हो रही है? तमाम मोरों में, हर दो मोरों के दरमियान एक डिस्क होती है। L4 L5 एक दो मोरों के दरमियान एक डिस्क का नाम है। उससे नीचे उससे ऊपर भी गर्दन से लेके कमर के निचले तक तमाम जगह पे डिस्क हैं। ठीक है। सपोज L4 L5 एक मोरे की डिस्क का नाम है। वो क्या होता है कि जो कवरिंग होती है ऊपर, आउटर कवरिंग, वो ब्रेक होती है, जो अंदर वाली जेल है वो बाहर आना शुरू हो जाती है। वो बाहर आएगी तो उसके पीछे से जो नस गुजर रही है उसको प्रेस कर देगी। ओके। जब वो प्रेस कर देगी तो जिस जगह पे वो नस सप्लाई कर रही है वो दर्द तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी, जिसको हम शेटिका कहते हैं। ठीक है। ठीक है। अब दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि उसको सारा पीछे से खोला जाए, खोल के वो जो चीज़ बाहर निकली हुई थी उसको काट दिया जाए या ग्राइंड कर दिया जाए। ठीक है। रास्ता क्लियर कर दिया जाए, नस के ऊपर से प्रेशर ख़त्म कर दिया जाए और उसके बाद उसको वापस घर भेज दिया जाए। ये ऑपरेशन है, सही। ये सर्जरी है। इसके अपने फ़ायदे भी हैं, इसके अपने नुकसान भी हैं। हम इंटरनेशनल पेन मैनेजमेंट वाले हैं, ये दवाइयों और सर्जरी के बीच में आते हैं। ओके। हमने क्या करना है, हमने एक एंजियोग्राफी की मशीन या एक फ्लोरोस्कोप की मशीन के नीचे पेशेंट को लिटाना है, पिन पॉइंट करना है कि L4-5 डिस्क कौन सी है। उस डिस्क के अंदर एक 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एक नब्बी नीडल होती है, उस हमारी स्पेशलिटी है। उस नीडल को उसके अंदर पास करते हैं। दर्द सिर्फ इतनी होती है जिस तरह टीका लगने की दर्द, नीडल जाने की बस। उसके बाद उस डिस्क के अंदर हम ओजोन लगाते हैं, O2 O3 का कॉम्बिनेशन। वो क्या करती है, वो जो हिस्सा डिस्क का बाहर निकला हुआ था उसको श्रिंक कर देती है। ओके। जैसे ही वो श्रिंक होगी तो वो पीछे चली जाएगी, पीछे चली जाएगी तो रास्ता क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपने 10 मिनट के प्रोसीजर में वो नीडल निकाल के पेशेंट को सीधा किया, उसको वार्ड में भेजा, आधे घंटे बाद उसका चलो भाई घर। क्या बात है। उसमें सक्सेस रेशियो कितनी है सर? 75 to 85% सक्सेस रेट है। ठीक है। और पाकिस्तान के हर हिस्से, दुनिया के हर हिस्से से मरीज यहाँ पे आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं और चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको सपोज इस ट्रीटमेंट का फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी तो कोई नहीं है। सर्जरी का इमेजिन नहीं कर सकते कि नुकसान क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। और इसमें खासतौर पर सर्जरी की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों की कामयाब होती भी नहीं है। वो भी है, सब वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसके नुकसान भी बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर 2, अगर सक्सेसफुल हो भी गई जी, तो अगर 3 डिस्क एक वक्त में किसी की सर्जरी होगी तो वो कोई गेम करने के, वजन उठाने के काबिल रहता है। मैं गोल्फ खेलता हूँ, सही। मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जिनकी हमने खुद अपने हाथों से डिस्क ट्रीट की हुई है। अच्छा। एंड दे प्ले विद अस एवरी डे। मेरे पास फोर्सेस के बाकी लोगों के बहुत सारे लोग आते हैं। कोई भी नहीं चाहता मेरी सर्जरी हो, मैं भी नहीं चाहूँगा, आप भी नहीं चाहेंगे। अगर आपके पास एक ऑप्शन है जो बगैर सर्जरी के आप ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा चीज प्रोसीजर करना ही नहीं जिससे किसी को नुकसान हो, जिससे किसी को साइड इफेक्ट हो। तो दिस इज वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। मैंने आपको अर्ज किया तकरीबन 75,000 मरीज पाकिस्तान के अंदर हमने किए हैं और दुनिया के हर मुल्क के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन है इसके ऊपर। सही। अच्छा, ये 75,000 का जो फिगर आप दे रहे हैं, ये आपके जो अंडर टीम आती है उसकी बात करें ओवरऑल पाकिस्तान में? जो टोटल किए होंगे हम सब ने। अच्छा, सबने मिलकर, थोड़े से लोग हैं सबने जो मिल के अपने टोटल किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मज़दूम, खुजदार टू बलोचिस्तान टू अफगानिस्तान, सारे जगह से लोग आते हैं, अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। और मैं खुद हैरान होता हूँ कि इस YouTube से, आपके चैनल से
लोग अनपढ़ लोग जिनको एक लफ्ज़ पढ़ना नहीं आता, वो यूट्यूब से हमारा नाम निकालते हैं, हमें ट्रेस करते हैं, इसी नई गैजेटरी से वे फ़ोन करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं, दे कम टू अस, वेरी नाइस। दे गेट ट्रीटेड एंड दे गो बैक। अब यकीन करें डॉक्टर साहब, मुझे खुशी हो रही, क्योंकि मैं यूजुअली जो है ना मेडिकल के गेस्ट को थोड़ा अवॉइड करता हूँ, जिससे मैं आपको ऑफ कैमरा भी बता रहा था कि मेरे पास इसका नॉलेज नहीं है, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये आप जैसे गेस्ट आए और ये जो नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, ये मेरे लिए मतलब बड़ा जैसे वो है। कल एक डॉक्टर साहब आए, वो आए चमन से। अच्छा। लास्ट टाइम वो जहाज़ पे आए थे, उनको 2 बंदे पकड़ा, उन्होंने उनको जहाज़ पे बिठाया, वो लाहौर आए, लाहौर से उन्होंने आया, मैंने उनका ट्रीटमेंट किया, अल्लाह ने फजल किया। नेक्स्ट सेशन के लिए जब इस दफ़ा आए तो रात को तकरीबन कोई 11 बजे पहुँचे। मैंने कहा, "सर, ये तो टाइम ही नहीं है आपके आने का।" फिर डॉक्टर साहब मैं गाड़ी चला के आया हूँ, ओहो, क्या बात है। चमन से ही गाड़ी चला के। चमन टू लाहौर हम्म, फॉर ए सेशन, ही ड्रोव हिमसेल्फ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बात सारी ये नहीं कि हमने उनसे क्या लिया होगा, हम्म, हमने ये देखना होता है कि ऐसे बेशुमार लोग, आप खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बेशक। सर एक दो इसमें- बल्कि और किस्सा बताइए कोई इस तरह के पेशेंट्स का कि जो बिल्कुल ही बेड रिडन थे लेकिन ऐसे माशाल्लाह। तो बेताशा लोग हैं, ऐसे तो बेताशा लोग हैं जो, अच्छा बैकिक के बारे में एक बात खास आपको बताऊं, बैकिक एक तो दर्द का नाम है, जी। बैकिक के साथ कुछ ऐसे केमिकल्स एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो डिप्रेशन कॉज करते हैं। आपको बैकिक का मरीज अगर उसको ज़्यादा अरसे से बैकिक है तो वो आपको खुदकुशी की बातें करता हुआ भी मिलेगा, वो अपना कारोबार छोड़ देगा, अपना काम छोड़ देगा, वो कहेगा मेरे से कोई काम होता ही नहीं। लोग अपनी शादियां छोड़ देते हैं, लोग अपनी नौकरियां छोड़ देते हैं। जी। सो बैकिक एक पूरे एक सिंड्रोम का नाम है, बिल्कुल ऐसे ही है। हैज टू बी ट्रीटेड, जी। इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। सो उसको हम पेशेंट को हम बेशुमार, हमारे पास तरीके हैं जो हम ट्रीट कर सकते हैं। सही। शिफा तो अल्लाह की बेशक ज़ात ने ऐसे, देनी है, बेशक। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। मैं आपसे वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम 25-25 करोड़ की मशीन पे काम करते हैं तो आपको एंड ऑफ द डे आपको पता ही चलता है कि जो आखिरी स्विच है ना, यस और नो वाला, जी जी, वो अल्लाह के पास है। बेशक। मशीनें हाँ, बहुत कुछ कर सकती हैं, शिफा नहीं दे सकती। बेशक ऐसे ही है। दे कैन बिकम ए वसीला, लेकिन वो शिफा नहीं दे सकती। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से बेशक ऐसे ही है। तो इसमें सर ऐसा भी होता है कि आपने कभी कोई ट्रीट किया हो किसी भी पेशेंट को, एक दफ़ा से नहीं उनको प्रॉपरली आया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट आपने ली हो या थर्ड अटेम्प्ट ली हो तो उसमें शिफा मिल हाँ गई जी, अल्लाह की तरफ से? उसमें होता ही है कि डिपेंड ही करता है, अगर किसी की सपोज 4 डिस्क हैं या 3 हैं, जी। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उसकी डिस्क 1 डिग्री की बजाय चौथे डिग्री की निकली हुई है, सही। तो हम उनको सेशंस पहले बता देते हैं ओके, कि आपके ओके। 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे। हम्म, क्योंकि दर्द एक ऐसी चीज़ है नी साहब, जिसको मेजर करने के लिए दुनिया में आज तक कोई आला नहीं बना। नहीं बना है, जिसका होती है उसी को पता है। जिसको होती है वही बता सकता है कि जनाब मेरी दर्द थी, मुझे दर्द है और मेरी दर्द अब ठीक हो गई है। सही। सपोज एक बंदा 2 सेशंस के बाद कहता है जी मैं ठीक हो गया हूँ, तो फिर हम उसका तीसरा सेशन क्यों करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो कहता है जी मेरी दर्द है लेकिन उसकी नौयत मुख्तलिफ होगी, फिर आप प्लान करते हैं। आप बाकायदा प्लानिंग करते हैं, इसको ये दर्द है, ये कहाँ से आ रही होगी, इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसको ब्लॉक कर सकते हैं, क्या क्या उसी, और इसमें गैजेटरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोसीजर जो हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। सो बैकएक इज़ ए बिग थिंग, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ट्रीटेबल। कम से कम कोशिश तो करें, सर्जरी से पहले कोशिश तो करें। बिल्कुल बिल्कुल। जब कुछ ना बचेगा तो फिर सर्जरी। हाँ, सर्जरी तो है ही फिर है। एक और चीज़, फिर मेरे पास बहुत सारे मरीज सर्जरी के बाद आते हैं, ठीक है। जिनकी सर्जरी हो गई, दोबारा दर्द शुरू होगी, या सर्जरी हुई सक्सेसफुल नहीं। तो हम ये जो ट्रीटमेंट्स हैं उन लोगों का भी कर सकते हैं जिनकी सर्जरी हो चुकी है, उसमें भी कुछ नुकसान या कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। ऑक्सीजन ही तो देनी है, हाँ बिल्कुल। ज़्यादा तो क्या होगा, फायदा ही होगा, हाँ जी, नुकसान भी तो कोई नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। सो इट इज़ वेरी सक्सेसफुल। तो अभी क्योंकि ये मुख्तलिफ, अब हम इस वक्त पेन की बात कर रहे हैं, नेक की भी बात कर रहे हैं, माइग्रेन की भी बात कर रहे हैं, बैक पेन की भी बात कर रहे हैं, नी की भी बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के अंदर अभी तक आपको लगा है कि इसकी सक्सेस मिली है, या कुछ पार्ट्स में या कुछ टाइप की पेन में नहीं मिली? अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, लेकिन फ़र्क है ना, मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, नी की बात कर जी। अब नी में होता ही है कि हमारे जितने बहुत सारे आर्थोपेडिक के दोस्त हैं या बाकी जो दोस्त हैं वो इंजेक्शन से लगाते हैं नी के अंदर, ब्लाइंड। बिल्कुल। फील किया, टीका लगा दिया। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरे क्या काम, मैं नी का अल्ट्रासाउंड करूँगा। सही। ठीक है, जैसे स्पोर्ट्स के लोग आते हैं, आपने अल्ट्रासाउंड किया, पता लगा कि नी के राइट के बाहर वाली जानिब एक लिगामेंट, एक पट्टे में तकलीफ है, तो अल्ट्रासाउंड से मुझे पता चल जाएगा कि उस पट्टे में तकलीफ है। मैं बजाय इसके कि घुटने पूरे के अंदर एक हाई डोज ऑफ स्टीरॉयड लगाऊं, मैं अल्ट्रासाउंड के जरिए एक इंसुलिन की सुई लेके उस पट्टे के अंदर मैं एक टीका लगा दूंगा। ठीक है। आप सोचें कि आपको ये पता चले कि इस कमरे में कोई खराबी है, तो पता बजाय इसके आप इस माइक को ठीक करने के आप पूरा कमरा ही उठा के बाहर फेंक दें। हम वो लोग हैं, चूंकि हम रेडियोलॉजी के लोग हैं, हम पहले अल्ट्रासाउंड करके उस पट्टे को देख लेते हैं, भाई इसमें मसला है,
सिर्फ उसके अंदर एक इंजेक्शन लगाते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता ठीक है सर, इसमें थोड़ा सा ज़रा बल्कि मुझे अब थोड़ा सा, एक तो ये बता दिया ना कि इससे फ़ायदा क्या होता है, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ये हो क्यों रही है पेन्स। ठीक है, एक तो ठीक है नॉर्मल इंसानी बॉडी का हिस्सा है। अब जिसका नेक पेन है अक्सर हमने देखा है कि सो के उठते हैं बिल्कुल ठीक है, सो के सुबह उठे अचानक से अजीब सी पेन है, ऐसे इस कदर पेन हो रही है कि आप गर्दन हल्की सी हिला भी नहीं सकते। इसकी क्या मेन वजह है, क्या कॉज क्या बनती है इसकी? है। मेरे पास जितने मरीज आते हैं उनमें से मैं 2 सवाल तकरीबन सबसे ठीक है, कि जनाब 2 सवालों के जवाब दे दें, अगली कहानी उसके बाद शुरू करें। सही। पहली बात कि आपके खाने और सोने का कोई टाइम है कि नहीं, 90% नो। दो, बिल्कुल। दूसरा सवाल, आपकी ज़िंदगी में कोई रेगुलर एक्सरसाइज है, 90% जवाब नो। नो। तो यही बात, अब हमारे खाने और सोने का टाइम ही नहीं। कल मेरे पास एक पेशेंट आए, खान साहब थे, मुझे वो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी नींद ठीक नहीं। सही। मैं किसी क्यों ठीक नहीं है? डॉक्टर साहब मैं 4 बजे से पहले सो नहीं सकता। मैं कहा जनाब फिर आप सो नहीं सकते तो फिर आप जब सो जाते हैं 4 बजे तो फिर आप उठते कब हैं? कहे दोपहर को 2 बजे। ठीक क्योंकि है। आपकी नींद तो आपने पूरी कर ली, आप सिर्फ अमेरिका के टाइम पे सोते हैं, पाकिस्तान के टाइम पे आप सोते ही नहीं हैं। आप अपनी इर्द गिर्द के लोगों को देखिए, अपनी फैमिली को देखिए, अपने घर में देखें, हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने दोस्त, अजीज़ों अकारिब रात को सोते कितने बजे और फिर सुबह उठते कितने बजे हैं? और उनमें से कौन है जो रेगुलर पार्क्स में जाते हैं? आप सही। जैसे बता रहे हैं कि माशाल्लाह आपकी ट्रैवलिंग काफ़ी है, आप देखिए सुबह वहाँ पे कैसे पार्क्स भरे होते हैं, बिल्कुल जिम ऐसे भरे होते ऐसे ही है। हैं। अब अपने अपने पार्क जाके खाली अपने पड़े। जिम जाके देखने, सुबह सुबह की बात जी जी जी, कितने लोग होते हैं वहाँ पे? कुछ भी नहीं। सिवाय बुजुर्गों के कोई भी नहीं होता। यही फ़र्क है। फिर इसके अलावा हमारा पोस्चर, जितना हमारा बैठने का पोस्चर है, मोबाइल फ़ोन के साथ वो टिकटॉक देखने का पोस्चर है, अपने लैपटॉप के ऊपर काम करने का पोस्चर, जी। ये तमाम के तमाम पोस्चर्स ठीक नहीं है। सही। इट कैन कॉज स्ट्रेस। मैं सिर्फ 2 मशवरे देता हूँ लोगों को, जो मैं अभी आपको भी देना जी चाहूँगा जरूर। कि जब जिनका लोगों का बैठने का काम है वो सिर्फ 1 घंटे बाद उठें, एक चक्कर लगाएं और आके बैठ जाएं, उनको 70% दर्दें उनकी ख़त्म हो जाएंगी। 6 घंटे नॉन स्टॉप नहीं बैठना। हाँ जी, ये जापानीज थ्योरी भी है ना, 55 मिनट आप काम करें, 5 मिनट की रेस्ट लें। एग्जैक्टली। और ये सबसे बेहतरीन काम क्या है? नमाज पढ़ लें। जी। 3 नमाजें आती हैं, जाएंगे पढ़ेंगे, सारी बॉडी एक्सरसाइज हो जाएंगी बिल्कुल। और आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि अपने बैठने का पोस्चर ठीक कर लें। ठीक है। जब हम छोटे थे तब घरों में जब तमीज़ और तहजीब सिखाई जाती थी तो सबसे पहले बात ये सिखाई जाती थी कि जब आप बैठे तो आपकी कमर सीधी होनी चाहिए। बेशक ऐसे ही है। यही रूल है। अगर आप अपनी कमर सीधी करके बैठे, हम इसको कहते हैं सिट विद योर बैक स्ट्रेट। वो लोग जिनके बैठने का काम है, अगर अपनी कमर सीधी करके बैठेंगे तो उनके भी दर्दों के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सही सही। फिर हमारी वो लोग जो फीमेल्स अपने दफ्तरों में या घरों में काम करती हैं, बहुत ऊंची हील या बगैर हील वाली जो जूते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, उससे भी ठीक हो जाएंगे। सही। सो ये सारी चीज़ें ट्रीटेबल हैं। नी पेन जो ज़्यादा जो मेरे पास मरीज आते हैं वो बुजुर्ग हैं जी, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिनके घुटनों के अंदर स्पेस ख़त्म हो जाती है, दो हड्डी से हड्डी टकराना शुरू कर देती है, जिससे वो दर्दें उनको शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर ऑस्टियोआर्थराइटिस का एंड नी रिप्लेसमेंट नहीं है। हर पेशेंट की नी की सर्जरी नहीं हो सकती। किसी के एनेस्थीसिया वाले इजाज़त नहीं देते, किसी की सेहत इजाज़त नहीं देती और किसी की जेब इजाज़त नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही है। और कोई लोग कराना नहीं चाहते। तो हम वो लोग हैं पेन मैनेजमेंट वाले, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद है उस पेन को रिलीव करने के लिए, और वो भी फिर वही गर्दान, ना सुन किया, ना काटा और ना उसके अंदर किसी किस्म का कोई टांका लगाया। बिल्कुल। हम इसी तरह ओजोन थेरेपी करते हैं, उन घुटने के अंदर या घुटने के बाहर थोड़ी सी ऑक्सीजन लगाते हैं। वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस घुटने के अंदर जो सोजिश है उसको ख़त्म कर देगी। सही। जो अंदर कार्टिलेज है जिसको नुकसान हो रहा है वो बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, या बेहतर नहीं भी होगी तो उसके अंदर जो सोजिश है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, दर्द बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो घुटने के अंदर कहते हैं गैप आ जाता है, जिसकी वजह से वो आपस में जब टकराता है तो उसमें फिर वो पेन करता है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। ये घुटने के अंदर गैप आता नहीं है, घुटने के अंदर गैप खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ, होता ये कि दो हड्डियां, हाँ, उनके दरमियान एक कार्टिलेज है। ठीक है। वो जो नरम हड्डी है वो दो हड्डियों को टकराने नहीं देती, इसको हम गैप कहते हैं। ओके। जब वो कार्टिलेज खत्म हो जाती है तो हड्डी से हड्डी टकराती है। और इसीलिए जब आप ऐसे किसी बुजुर्ग के घुटने पे हाथ रखेंगे तो आप कड़कड़ आवाज आती है। हाँ। कड़कड़ सुनाई देगी। जी जी। तो होता है कि जो गैप था वो खत्म हो गया, उस खत्म होने से हड्डी से हड्डी यूं रब करना शुरू होगी। सही। हम ये करते हैं, जब हड्डी से हड्डी रब करती है तो उसके अंदर जितने मसल्स हैं, जितनी लिगामेंट्स हैं, जितने पट्टे हैं, जितने रेशे हैं, उनको जख्म आने शुरू हो जाते हैं। वो जख्म पेन करते हैं। ओके।
ठीक हम उन होगा। जख्मों को ट्रीट करते हैं सही। और उस ओजोन से करते हैं। उससे ये होता है कि जख्म हील हो जाएगा तो पेन नहीं होगी। सबसे बड़ी बात, साइड इफेक्ट कोई नहीं, नुकसान कोई नहीं है। हमने कौन सा कोई हाई डोज को स्टीरॉइड की लगा दी। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बल्कि स्टीरॉइड का बड़ा, ये जितने भी पेन की हमने बात की है, खासतौर पे बैक पेन और ये नी की पेन में, इसमें स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्विक रिलीफ देने के लिए। तो इनका आप क्या समझते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या इसका नुकसान क्या है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। बिल्कुल। स्टीरॉइड इंडिकेटेड जरूर है, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं, क्योंकि स्टीरॉइड अगर एक हद से ज़्यादा देंगे ना सिर्फ घुटनों को, तमाम हड्डियों को नुकसान पहुँचाएंगे, बल्कि मसल्स को, जनरल बॉडी को, हार्मोन्स को, बालों को, सेहत को, भूख को, डाइट को, तमाम चीज़ों को वो नुकसान पहुँचाएंगे। तो इसलिए स्टीरॉइड्स की अमाउंट और क्वांटिटी एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सही सही। ओजोन थेरेपी से माइग्रेन को ट्रीट करते हैं तो एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। हम करते ये है कि एक इंसुलिन की नीडल के साथ माइग्रेन के लिए जो ओजोन है उसको स्किन में लगाते हैं। ठीक है। दोबारा सुने, स्किन के बल्कि ऊपर लगाते हैं। ओके। बिल्कुल स्किन के ऊपर, ठीक है। अंदर नहीं। सही। यानी दर्द नहीं होती पेशेंट को, सिर्फ ये फील होता है कि एक पिंच कि हुई है। पिंच ऊपर कुछ चीज लगी आ, हाँ बस। ठीक है। चूंकि ओजोन इज ए गैस, ये 10 गुना ऑक्सीजन से ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। यानी वो जैसे आप लगाएंगे वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। ओजोन की जिनको माइग्रेन की दर्दें होती हैं, उनको दो तरह की फीलिंग्स होती हैं। एक होता है उनको लगेगा कि मेरी को खून की नाली ठक 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 करके बज रही है। सही। नंबर 2, मेरे पट्टों का खिंचाव होना खिंचाव हो रहा है। सही। ओजोन क्या करेगी कि एक तो पट्टों का खिंचाव खत्म कर देगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है। नंबर 2, जो माइग्रेन के साथ वो जो खून की नालियां ठक ठक बजती हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। आपको माइग्रेन की ऐसी ऐसी कहानियां सुना सकता हूँ जो कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। मेरे पास एक सवात KPK से खातून आती थी, उनकी दर्द हर 6 घंटे बाद शुरू हो जाती थी और उसके बाद एग्जैक्ट 35 मिनट के बाद वो बंद हो जाती। अच्छा, ये पूरा एक सेशन होता था 35 पूरा मिनट का? 35 मिनट। और उसके उनके जो हस्बैंड साथ आते थे, वो टाइम उनको पता होता कि डॉक्टर साहब 2 मिनट रह गए, डॉक्टर साहब 1 मिनट रह गया। और अच्छा। जैसे ही उनको दर्द शुरू होनी, उनको इतनी शदीद दर्द होती थी कि वो चीखें मारती थी और अपने सर दीवारों में मारती। अच्छा। इतनी शदीद दर्द होती। और जब 35 मिनट पूरे होते थे तो वो उसका मियाँ बता था कि डॉक्टर साहब 2 मिनट रह गए। जैसे ही 35 मिनट पूरे होते थे, वो ऐसे ठीक होकर बैठ जाती थी जैसे मैं और आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं। इस सब बेशुमार लोग माइग्रेन के पेन्स के साथ आते हैं। तो ये वाला जो पेशेंट था, इनको कितने सेशन आपने दिए और ये बेहतर हुआ? 3 से 4 सेशन दिए। जब दर्द ज्यादा हो जाती तो हम यही ओजोन ब्लड में लगाते हैं। ओके। यानी हमने 100 ml ब्लड निकालते हैं, उसमें ओजोन एक खास तरीके से मिक्स करते हैं, उसको वापस लगा देते हैं। ठीक है। इसका माटो हीमोथेरेपी कहते हैं। ये ब्लड वाली जो फिल्ड ओजोन है, ये सारे जिस्म में चली जाती है। इससे तमाम जिस्म में ऑक्सीजन की कमी पूरी जाती है। ये लोग मुल्क से बाहर अपनी वेल बीइंग के लिए, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, अपने आप को बेहतर फील करने के लिए, कैंसर के पेशेंट्स, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स इसको लगाते हैं, इसको ट्रीटमेंट को करते हैं। ठीक है। और ये बड़ा एक्सेप्टेबल और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, क्योंकि करना क्या, अपने ही ब्लड निकाला, सर ऑक्सीजन लगाई, मिक्स किया, उसको वापस लगा दिया, और कुछ भी नहीं किया। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव। तो जो माइग्रेन के मरीज हैं, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने अपने घर बार बेचे, अपनी नौकरी छोड़ी और वो लाहौर में या किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो गए कि हम यहाँ पे इसका इलाज करा। सही। तो अल्लाह ने बेशुमार को शिफा दी, अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है, अपने अपने कामों पे जाते हैं। ठीक है। मुझे सिर्फ तसल्ली ये रहती है कि मैं क्या करता हूँ, एक ऑक्सीजन ही है ना, जो स्किन में लगा देता हूँ, दैट्स इट। जो उसकी टेक्निक है, तरीका है, कंसंट्रेशन है, एंगल है, वो तरीकेकार है, वो आपको पता डेफिनेटली, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एक्सपर्टीज में आती है। कोई दवाई, कोई टीका, कोई गोली, ऐसी कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसमें कोई ऐसी चीज मिक्स नहीं है? बाद में एक आध को टैबलेट आप पेन के लिए दे सकते हैं, जो कि उनको इमीडिएट पेन क्विक रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो 5-6 गोलियां सुबह, 5 गोलियां शाम में हरगिज़। आप ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब, जितनी भी ये ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, चाहे कोई भी किसी भी किस्म की पेन हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ इसमें O2 के साथ जो मिक्स करके लगा रहे हैं। नो, सही है, बिल्कुल सही है। नहीं, लेकिन मैं हम लोग सिर्फ ओजोन ही तो नहीं करते, और भी पेन मैनेजमेंट और भी बहुत कुछ। जी जी जी। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुना रहा हूँ ओजोन से मुतल्लिका सुना रहा हूँ, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक डॉक्टर साहब, बड़ी आम सी है, जिस तरह भी हम पिछले 1 घंटे से बैठे हुए हैं, तो अक्सर होता है कि इस जगह पे नेक के पीछे पेन स्टार्ट हो जाती है, एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता है, खासतौर पे जब आप ऑफिस में एक लंबे आवर्स के लिए बैठते हैं। जिस तरह आपने कहा कि 40-50 मिनट के बाद आपको ब्रेक ले लेनी चाहिए, लेकिन अक्सर होता है कि हम 5-5, 4-4 घंटे बैठे हैं, मुसलसल बैठे हैं, तो पीछे एक स्टिफनेस सी होने लग जाती है, जो है ना, गर्दन से लेके पीछे नीचे तक, बैक तक जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए? मसल स्पैज़म है, ठीक है, खिंचाव है, इसमें भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करने, स्ट्रेचिंग करने, दर्द बेहतर हो
होती है। ठीक हो गया। लेकिन इस दर्द की एक और बहुत ज़बरदस्त कहानी है। इस दर्द के साथ मेरे पास बेतहाशा ख़वातीन आती हैं। वो दर्द यहाँ पे भी होती है और दोनों कंधों के दरमियान जो मसल्स हैं उनमें दर्द होती है। ठीक है। और वो इतनी शदीद दर्द होती है कि खातून खासतौर पर जो दफ्तर में काम कर रही है या जो घर के किचन में काम कर रही है वो बेचारी किसी काम के काबिल नहीं रहती। सही। और इसमें जो सबसे बड़ी जुल्म क्या है, जुल्म ये है कि ये दर्द ना तो किसी अल्ट्रासाउंड में आएगी, ना ब्लड के टेस्ट में आएगी, ना सीटी स्कैन में आएगी, ना एमआरआई में आएगी। अल्टीमेटली जब वो घर वाली डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर कहते तेरे टेंशन है, तुम्हें कुछ नहीं है। वो कह रही मैं दर्द से मरी जा रही हूँ। अल्टीमेटली उन खवातीन की अक्सरियत को घर वाले ये कहते हैं तू ड्रामे करनी है, तेन है कुछ भी नहीं, तेरे काम नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। बट आई टेल यू ये बाकायदा एक दर्द है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। ठीक है। मैं तमाम लोगों से कहूँगा एक दफ़ा नेट पे डालें फाइब्रोमाइल्जिया और उसको पढ़ें। ये जो आप दर्द आप भी बता रहे हैं ये भी उसका एक हिस्सा है। ठीक है। हम करते क्या, हम फिर वही रेडियोलॉजी और पेन मैनेजमेंट का कम्बिनेशन है। हम उसकी गर्दन और इन पट्टों का एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। ठीक है। अंदर एक छोटे छोटे से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स से मुराद होती है कि वो जगह होती है जो स्किन के नीचे होती है जहाँ से दर्द शुरू होती है। हम उन ट्रिगर पॉइंट्स को लोकलाइज करते हैं, उसके अंदर एक इंसुलिन वाली सुई लेके अंदर उसकी ओजोन लगा देते हैं। वहां से वो ट्रिगरिंग या शॉर्ट सर्किटिंग या पेन जनरेशन बंद हो जाती है और वो पेन खत्म हो जाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो वो जो पेन्स हैं, जो नेक की पेन्स हैं, जो इस तरह से ट्रीटेबल नहीं है, दे कैन बी ट्रीट अगेन। ना बेहोश किया, ना सुन किया, ना टांका लगाया और ना ही किसी किस्म का कुछ साइड इफेक्ट है। कोई लंबा प्रोसीजर भी नहीं है, 5 से 7 मिनट बस खत्म। बिल्कुल। तो बेशवाना हो गई ये फाइब्रोमाइल्जिया। असल में लोगों की अक्सरियत को फाइब्रोमाइल्जिया का पता ही नहीं है जी। उनके ख्याल में हर वो चीज़ ट्रीटेबल है जो किसी ब्लड के या टेस्ट में या किसी एमआरआई में या सीटी स्कैन में किसी चीज़ में आए वो ट्रीटेबल है। अब अक्सर हम सुनने में आता है, खासतौर पे ख़वातीन में बड़ा है कि जिस सारे टेस्ट करवा लिए, पूरी बॉडी के स्कैन करवा लिया, हर चीज़ ओके है, रिपोर्टों में डॉक्टर देख रहे हैं, कोई चीज़ आ नहीं रही, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनयूजुअल पेन होती है। तो ये मेरा ख्याल है वही बात है जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल ये वही बात है। मस्कुलर पेन्स होती हैं जो ट्रीटेबल हैं, जो डायग्नोजेबल हैं, उनको आप ट्रीट भी कर सकते हैं और उनको आप एहतियातें भी बता सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। ये नहीं पूरा पैकेज है। हम सिर्फ ये नहीं करते कि आपको ट्रीट करके भेज दिया, अब आपको ये भी बताएंगे कि आपने इसके बाद क्या करना है ताकि आपको ये दर्द दोबारा ना हो। बिल्कुल। तो इन सारी जो पेन्स है, खासतौर पे मैं ये L4 और L5 के बारे में जानना चाहूँगा। क्या इसका ताल्लुक डायरेक्टली हमारे लाइफस्टाइल से है, हमारे खाने पीने से है? ये क्या किस वजह से होता है? ये बड़ा कॉमन सुनने में आता है जी, L4 L5 डिस्क जो है स्लिप हो गई। डिस्क स्लिप होना ये है क्या चीज़? स्लिप होने से मुराद वही है जो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो जेली थी वो अपनी जगह से बाहर आई, इसका मतलब कि वो स्लिप हो गई। जी ठीक है। उसने आके नस को दबा दिया जिससे दर्द शुरू होगी, जिसको शैटिका भी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्कुल इसका ताल्लुक हमारे लाइफस्टाइल से है। जब आपकी एक्सरसाइज ही नहीं है तो आपके जो मसल्स हैं वो सारे के सारे वीक हो जाते हैं। ठीक हो गया। स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अब मेरे पास शैटिका के साथ 2 तरह के लोग आते हैं। एक वो जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग हैं, एक वो जो बिल्कुल यंग लोग हैं। हाँ जी। यंग जो लोग हैं उनमें 2 किस्म के लोगों को दर्द बहुत ज्यादा होती है। एक वो जिनकी लॉन्ग सिटिंग है, ठीक है, जैसे जिनकी लॉन्ग फ्लाइट्स हैं, जो लंबा ड्राइव करते हैं, जो लंबे दफ्तर में बैठे रहते हैं, जैसे आईटी के लोग जी जी, जो ज्यादा देर बैठे रहते हैं। और नंबर वो लोग जो जिम में जाते हैं। जो जिम में जाने वाला बच्चा वार्म अप किए बगैर वेट ज्यादा उठाएगा, उसके मसल की स्ट्रेंथ इतनी होती नहीं, वो डिस्क स्लिप कर जाती है। सही, बिल्कुल सही। सो यंग लोग भी आते हैं, 18 साल से लेके 80 साल तक के लोग, 90 साल तक के लोग आते हैं जिनकी काम और दर्द की नौयत मुख्तलिफ है, लेकिन कंप्लेंट एक ही है। सही हो गया। वजह, और क्योंकि वजह एक ही है वो डिस्क स्लिप करना। तो उस डिस्क को हम ट्रीट कर सकते हैं बगैर सुन किए, बगैर बेहोश किए, बगैर टांका लगाए। दे आर ट्रीटेबल। ठीक है। तो हम वही L4-5 डिस्क में भी यही कुछ ही होता है। ठीक है। तो इसकी रिकवरी भी उसी तरीके से आप जी, नंबर ऑफ सेशंस हम पहले बता देते हैं कि डिस्क स्लिप के मुताबिक कितनी है। फिर हर पेशेंट का अपना रिस्पॉन्स है। किसी को 1 में रिस्पॉन्स आ जाता है, किसी को 2 में आता है, किसी को 3 में आ जाता है, लेकिन रिस्पॉन्स अक्सर आ जाता है। इसकी कोई कॉस्ट थोड़ी सी डिस्कस करना चाहेंगे? फॉर एग्जांपल किसी की L4 L5 डिस्क स्लिप है, आपने पूरा उसका जो है जो चेक कर लिया उसको, उसके बाद आपको पता चल गया ठीक है इसके 2 3 4 5 जितने भी सेशन होने हैं, तो इसकी एक टेंटेटिव कॉस्ट क्या आएगी? अब ये देखें, अगर हम इस कॉस्ट को कंपेयर करें, हमारे पास यहाँ पे शहर में लोग अच्छी सर्जरी कर रहे हैं, वो तकरीबन अराउंड $1 मिलियन चार्जेस उसके 10 लाख के इर्द-गिर्द चार्जेस है। सही है। हम लोग जो कॉस्ट लेते हैं वो 50 से 60 हज़ार रुपये है, जिसमें हॉस्पिटल में तकरीबन 60-65,000, जिसमें रूम भी शामिल है, कमरा भी शामिल है, प्रोसीजर भी शामिल है, डॉक्टर भी शामिल है, नर्सें भी शामिल है, पैरामेडिकल स्टाफ, हर चीज़ मिला के। और बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको हम
जो हम जिनकी हम खिदमत कर सकते हैं मिनिमल कॉस्ट के साथ, हम वो भी करते हैं। ठीक हो गया। सो मेन चीज़ ये है कि अगर आप कंपेयर करें तो उसकी कॉस्ट उस सर्जरी की निस्बत बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर ऑब्वियसली एक सेटअप है जिसको आपको रन करने के लिए आपको चलाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जिस तरह मैं इसमें एक चीज़ लाजमी यहाँ पूछना चाहूँगा, जो कि बहुत सारे लोगों का मसले मसाइल भी हैं, नी रिप्लेसमेंट की बात होती है अक्सर, या वो इंजेक्शन है, ये दो ही हैं। उससे पहली स्टेज होती है कि अगर मेडिसिन वगैरह से रिकवर हो जाए। अब जो इंजेक्शन लगता है इसकी भी एक लाइफ है, आफ्टर सम टाइम वो दोबारा जो है ना आपकी प्रॉब्लम रिकर कर जाती है। उसके बाद अगर रिप्लेसमेंट करवाते हैं, रिप्लेसमेंट का ख़ास तौर पे डॉक्टर मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर नी रिप्लेसमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, जबकि अगर यूरोप की बात करें तो वहाँ तो इसको बड़ा कॉमन सी चीज़ ली जाती है कि ठीक है नी रिप्लेस कर दी, उसके बाद दोबारा कोई इशू नहीं होगा। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि क्या हमारी एक्सपर्टीज़ उस लेवल की नहीं है, या जो हम नी रिप्लेस कर रहे हैं वो हमारा जो रिप्लेसमेंट का जो इक्विपमेंट है वो उस लेवल का नहीं है? और कॉस्ट भी बहुत हैवी है, यहाँ पे 15-15 लाख रुपए ले रहे हैं कि अब तो मुझे नहीं पता, आज से 10 साल पहले की एक फैमिली ने करवाया था तो 10 लाख रुपए उनका एक नी रिप्लेसमेंट का लिया था। आज की कॉस्ट मुझे नहीं पता। तो बाहर तो इतना महंगा नहीं है नी रिप्लेसमेंट, तो यहाँ इतना महंगा क्यों है और इसकी सक्सेस रेशो इतनी कम क्यों है? इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि ये महंगा जितना हम बता रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा महंगा है। अच्छा। नंबर दो, बाहर इससे बहुत ज़्यादा महंगा है। ठीक है। वो जब डॉलरों में बातें चली जाती हैं तो वो बहुत महंगी चली। हाँ वो अब तो डॉलर कोई की छोड़ है तो वो अलग बात है, जेब से पे करके रिप्लेसमेंट करानी है, जी। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो बात कहाँ से कहाँ चली गई। सही। नंबर एक। नंबर दो, मेरे पास जितने पेशेंट्स नी पेन के साथ रिप्लेसमेंट के बाद आते हैं मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली हमारे जो दोस्त नी रिप्लेस करते हैं वो भी समझाते होंगे कि नी रिप्लेस करना कोई फिल्टर चेंज करना नहीं है। ठीक है। कि एक गाड़ी का फिल्टर निकाला, हाँ, दूसरी में डाल किया, उसको गाड़ी को कहा चलो जी जाओ। ठीक है। नी रिप्लेसमेंट इज ए टोटल प्रोसीजर। ये 4 से 6 महीने लेता है अपनी बॉडी को, जो नी अपनी बॉडी में फिट होने में, सही हो गया। सेट होने में, एक्सेप्ट होने में। उस दौरान दर्दें भी होती हैं, उस दौरान आपको स्वेलिंग भी होती है, बुखार भी हो सकता है, चलने प्रॉब्लम भी हो सकती है, रिजेक्शन भी हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। हम उस तरह की फिजियोथेरेपी, उस तरह की एक्सरसाइज, उस तरह की डाइट, वो काम बाज़ औक़ात नहीं करते। जहाँ तक स्किल का लेवल है, नहीं, स्किल का लेवल हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है। स्किल में हमें कोई कमी नहीं है। हम ना जो इम्प्लांट्स हैं, हाँ ये इम्प्लांट्स की फिर क्वालिटी है, जो एक चाइना से आएगा, एक अमेरिका से आएगा, एक यूके से आएगा, वो तो गुड़ डालने वाली बात है। बिल्कुल ऐसे। जितना वो गुड़ डाली जाएंगे उतना वो मीठा होता जाएगा। ये सारी दुनिया में इसी तरह ही ऐसे ही है, बिल्कुल जितना ऐसे ही गुड़ है। हाँ, डालेंगे उतना आपको मीठी चीज़ मिलती जाएगी। स्किल में कोई कमी नहीं है। ठीक है। हम ये मेरे ख्याल में जो कमी हमें रह जाती है वो दो चीज़ों में है। एक तो हम खुद जो पेशेंट हैं वो शायद उसकी उस तरह से प्रॉपर केयर नहीं करते, वेट रिड्यूस नहीं करते, मूवमेंट नहीं करते, चलते फिरते नहीं है, शायद ये वजह हो सकती है। नंबर दो, उसके बाद हमारी जो आफ्टर केयर है, 1-1.5 महीने की फिजियोथेरेपी है, एक्सरसाइज है, वुंड हीलिंग की चीज़ें सारी, वो शायद हम सही तरह से नहीं कर सकते। सही। इससे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री हैं, इतने बुरे नहीं है। ठीक है। तो जो ये आपकी ट्रीटमेंट के साथ अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसमें भी ऐसा होता है कि आपने ट्रीट किया, पेशेंट ठीक हो गया फॉर सम टाइम, लेकिन आफ्टर सम टाइम वंस अगेन सेम प्रॉब्लम शुरू हो गई? जी बिल्कुल हो सकता है। ठीक है। होता कम है लेकिन हो सकता है, क्योंकि देखिए एज बढ़ रही, जब एज बढ़ रही है तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं वो भी बढ़ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि आप मुझसे आज ये बात करते हैं कि जनाब आज हमने अगर आपसे ट्रीटमेंट कराया है तो 2 साल बाद दोबारा दर्द तो नहीं शुरू हो जाएगी। ये 2 साल का नहीं सोचते कि 2 साल मेरे अच्छे गुजर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। 2 साल बाद पता नहीं कौन होगा कौन नहीं होगा, जो 2 साल बाद कोई नया ट्रीटमेंट आ गया होगा, कोई नई चीज़ आ गई होगी। जैसे हम लोगों की आदत है कि हम गाड़ी खरीदने से पहले ये सोचते हैं बिकेंगी तो यार खरीदी तो है नहीं, तो बेचने की फिक्र में पहले लगे कि मोटरसाइकिल तो ले ली है, तो बिकनी तो है नहीं, तो यार चला तो लो पहले, हाँ, तो एंजॉय ट्रीटमेंट तो करा लो। हाँ। तो बाकी हमें अल्लाह से दुआ ये मांगनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो। गाड़ियों वाले, मोटरसाइकिल वाले दोस्तों कहते तो यार अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हें इतना दे कि अगर गाड़ी कम पैसों पे बिकती भी है तो तुम्हें फर्क ना पड़े। तो अल्लाह और दे देगा। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह ये जो चीज़ें अगर हम एहतियात करें, अपने वेट रिडक्शन करें, एक्सरसाइज करें, तो मेरे ख्याल है नी रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स और अच्छे हो सकते। अब ये जितनी भी सारी हमने बातें की, इसमें जो मुझे क्रक्स नज़र आ रहा है वो यही है कि सबसे बड़ा इसमें जो किरदार है इस सारी प्रॉब्लम्स का, ख़ासतौर पे पेन से रिलेटेड जो है, ये हमारे लाइफस्टाइल का है, हमारे डाइट का है। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास जाने से पहले खुद को, हर बंदे को इंडिविजुअली इस पे काम करना ज़रूरी होगा कि चाहे वो आपकी डाइट होगी, एक्सरसाइज होगी। अब देखें ना, बड़े शहरों में एक और नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हमें भूख ही रात को 12 बजे के बाद लगती है, और भूख भी किस चीज़ की लगती है? सारे जंक फूड की। तो जब जंक फूड 12 बजे के बाद खाना है, 1 बजे आपने अपना पूरा जो स्टमक है उसको भी अपसेट कर लिया, सारे कर लिए,
रात को 2 बजे सो रहे हैं और सोए भी फिर उल्टे सीधे पोस्चर में हुए हैं, सुबह जब उठेंगे तो फिर पेन तो निकलनी है। तो आपका ये कहना है कि सबसे पहले लाइफस्टाइल को बेहतर किया जाए, उसके बाद फिर कहीं भी अपने आप को कटवाने फड़वाने की जगह पहले ये वाली ट्रीटमेंट आपकी ले ली जाए, इससे जाएगा कुछ नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। अल्टीमेट देखिए एक जगह पे आपका ऑपरेट हो गया, पूरा आपके लाइफ टाइम वो कट नहीं जाएगा, आपका लाइफ टाइम उसको उसकी रिकवरी में भी 4-6 महीने लगते हैं, तो इसमें तो कुछ नहीं है। खुदा न खास्ता अगर नहीं भी आपको फ़ायदा होता तो देन यू कैन गो फॉर अ प्रोसीजर। तो इसमें डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये इसका आपको कोई प्राइवेट क्लिनिक पे कर रहे हैं इसको, या गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी ये मौजूद है? जो पेन मैनेजमेंट है ये तो गवर्नमेंट फैसिलिटी पे भी करते हैं, जो कि पेन मैनेजमेंट में बहुत कुछ आता है। ठीक है, कैंसर पेन से लेके बहुत सारी चीज़ों की दर्दें आती हैं। जी, ठीक है, ये जो ओजोन थेरेपी मैं कह रहा हूँ ये मैं प्राइवेट करता हूँ। ठीक ये है। इलामा इकबाल टाउन में मेरा क्लिनिक वहाँ पे ओजोन क्लिनिक के नाम से, ये ठीक वहाँ है। पे करते हैं। बिल्कुल, इसके बारे में थोड़ा बता भी दें ताकि अगर कोई हमारे जो सुनने वाले हैं आपसे रब्ता करना चाहें तो कोई डिटेल अगर आप देना हाँ चाह रहे हैं तो जी, ये बिल्कुल। मेन जो इलामा इकबाल की मेन बुलेवार्ड है उसके ऊपर है। ठीक है। शाम को हम लोग होते हैं, बाई अपॉइंटमेंट चेक करते हैं। पहले कंसल्टेशन ये दी जाती है कि आपको ज़रूरत भी है कि नहीं। बिल्कुल। अगर आपको ज़रूरत होगी तो हम कहेंगे आप करें, अगर ज़रूरत नहीं होगी हमारे पास फिजियोथेरेपी के लोग भी हैं, बाकी डाइटिशियंस भी हैं, वो आपको गाइड कर देंगे। आप ये करें तो शायद आपको आने की ज़रूरत ही ना पड़े। सही हो गया। और दूसरी बात ये कि मेरे पास बेशुमार कॉल्स आती हैं मुल्क से बाहर से, हमारे जो सॉफ्टवेयर है सोशल मीडिया के जो डॉक्टर्स को कनेक्ट करते हैं उनके ठीक है, थ्रू भी। सही। तो अच्छी बात ये कि आप लोगों का फ़ायदा ये है कि हमें बेशुमार पेशेंट्स को हम ऑनलाइन भी देख लेते हैं, वहीं दवाई दे के वहीं पर फारिग कर देते वेरी हैं। और नाइस। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बेशुमार पेशेंट्स की जो MRIs हैं या एक्सरेज हैं उनसे कहता हूँ यार मुझे व्हाट्सएप ही कर दो, बजाय इसके कि आप एक मरीज़ को, दर्द वाले मरीज़ हाँ, को लिखिए। यहाँ से कोई 50, 200, 400 किलोमीटर से लेके आओगे, गाड़ी मांग के किराए पे लेके, हम्म, या अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा के, और मैं यहाँ पे आपके आगे कहूँगा नहीं यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता। जी, जी। अब बेहतर नहीं है कि आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं जब मुझे फारिग हूँगा मैं देख के आपको जवाब दे दूँगा बिल्कुल यार सही। ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। रिस्क हमें अल्लाह ने देना है, तो रिस्क आपको मिल जाएगा। बहुत तो पॉजिटिव मरीज को जेस्चर फायदा है। ये हो जाएगा कि उसको आना नहीं पड़ेगा, उसका आना जाना बच जाएगा। पता नहीं लोग कितने काम छोड़ के यहाँ पे आते हैं। तो ये जो नई गैजेटरी है इसका फायदे भी बहुत ज़्यादा। बेशक ऐसे ही तो है। इसलिए ये लोग ऐसे भी हैं जो रिमोट एरिया से, गांव से फ़ोन करके कहते हैं हम आ नहीं सकते, आप हमें दवाई बता दें, तो हम उनको दवाई बता देते हैं, शायद अल्लाह हमारे लिए दुआ कर देंगे। बेशक यही हो ऐसे सकता ऐसे ही है। नहीं, बहुत पॉजिटिव जेस्चर है। अगर इसी तरह से जो है ना, मतलब सदका जारिया भी हो जाता है, कार खैर में हिस्सा भी डल जाता है, और अगर आपकी कोई 2-4-5 मिनट लगाने से किसी का फ़ायदा हो जाता है तो वाई नॉट। ये बड़ी अच्छी बात है कि देखिए अगर एक बड़े शहरों में फ़र्क शायद इतना नहीं पड़ता, लेकिन कोई दूर से आ रहा है, आप 4 घंटे की ड्राइव करके आ रहा है, बाद में उसको पता चले जी ये तो आपकी डोमेन ही नहीं है, या ये आप नहीं हो सकता, कुछ कंडीशन ऐसी है कि उसमें आप नहीं ट्रीट कर सकते, तो उससे बेहतर है कि फ़ोन पे कंसल्टेंसी ले लें। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर अगर शेयर करना चाहें, वैसे हम लगा भी देंगे, या जो भी आपके कांटेक्ट करने का राब्ता है वो जी, बताना वो चाहें। मैं आपको अपनी व्हाट्सएप आप प्लीज़ मेरे लगा दीजिएगा, बाकी वेबसाइट भी है जो डिटेल्स है वो आप लगा देंगे। वो आप मुझे दे दीजिएगा तो हम इसी पॉडकास्ट के नीचे जो है ना जी। लगा देंगे। सिर्फ इसको मेक श्योर करना है आपने कि आप ये लगाए नीचे, ठीक है? तो ताकि जो भी लोग आपसे रब्ता करना चाहें। डॉक्टर साहब, बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट, मुझे इसमें ये बताइएगा कि थोड़ा सा इसमें एस्थेटिक वाली साइड पे भी मैं जानना चाहूँगा कि इसको एस्थेटिकली भी आप ओजोन के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं? जिस तरह ख़ास तौर पे बहुत कॉमन आजकल हमारे जो है ना ये टॉपिक बड़ा हॉट है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप देखें जी, रंग गोरा करना है, तो क्या ये उसके लिए भी ये काम करती है आपकी ये ओजोन ट्रीटमेंट जो है? जी बिल्कुल, मैंने नेवाडा USA से, लॉस वेगास से एस्थेटिक ओजोन में सर्टिफिकेशन की हुई है। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट को समझें। मेरे जी। पास जो पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं वो ख़वातीन वो आती हैं जिनको झुर्रियाँ, छाइयाँ हैं, ठीक है। फ्रैकल्स हैं, एक्नी है, जो उसको ट्रीट कराने के लिए। अब सही। एक्नी का कॉन्सेप्ट समझें पहले। एक्नी कहते हैं कि ऐसी छोटा सा दाना जिसके अंदर इन्फेक्शन है। हम क्या करते हैं, उस बच्ची बेचारी को एक हैवी एंटीबायोटिक खिला देते हैं जो कि उसके सारे पेट को, बाकी निज़ाम को भी ख़राब कर सकती है। सही। हम क्या करते हैं कि इंसुलिन वाली नीडल वही लेके उसके साइड पे एक वो ओजोन लगा देते हैं। ओजोन जैसी एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ आज तक नहीं बनी। सही। वो क्या करेगी, उस एक्नी को ख़त्म कर देगी। फिर जो फ्रैकल्स हैं या जो पिगमेंटेशन होती हैं उसके ऊपर हम लगाते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो पिगमेंटेशन है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है। उससे रंग वाकई साफ हो जाता है। प्लस जो क्रोज फीट होते हैं, ये जो आंखों के किनारे, लिप्स के किनारे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं। हाँ जी। जब इसमें ओजोन लगाएंगे तो स्किन टाइट होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन की वजह से। तो एंटी एजिंग में भी काम करेगी। एंटी एजिंग में काम कर, देखिए ना आपने एक पेशेंट को उसकी स्किन को प्योर ऑक्सीजन दे दी, ऑक्सीजन दी तो उससे ब्लड सप्लाई बढ़ गई। सही। ब्लड सप्लाई बढ़ेगी तो जो ब्लश आता है, गोरी रंगत के ऊपर जो
लाल रंग आता है वो खून का रंग आता है, जी। जो ब्लड बढ़ जाता है, वही चीज़ जब हमने दी तो नेचुरली वो ब्लश हो जाएगा, नेचुरली ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी। और फिर वही हमने सिर्फ स्किन में लगाया, बाकी जिस्म को तो नुकसान ही नहीं पहुंचाया। ना बिल्कुल गोली खिलाई, ना हमने किसी को सिरप दिया, ना कोई क्रीम लगाई, ना ऑइंटमेंट लगाई, ना ट्यूब लगाई। आखिर में हम ये करते हैं कि ओजोनेटेड वाटर बनाते हैं हम। ठीक है, वाटर में ओजोन एक खास तरीके से मिक्स कर देते हैं। सही। उसको खातून को हम ये कहते हैं कि रात को सोने से पहले वो जो पानी है जो मिनरल वाटर में ओजोन मिक्स करके दी हुई है, उसको आप अपने चेहरे पे लगा के एक दफ़ा बूंद होके सो जाए, सही, बस सही। खत्म। इसके अलावा कोई क्रीम, कोई ऑइंटमेंट, कोई लेज़र, कुछ नहीं किया। तो इसके आपने कोई रिजल्ट्स को मेजर किए हैं कि कितने लेवल स्किन टोन जो है आपकी चेंज होती है? उसके साथ हम ऐड करते हैं, हम साथ में जो स्किन अगर वाइटनिंग की आप बात करेंगे तो जो IV थेरेपीज हैं, जो विटामिन थेरेपीज हम वो फिर उनको ड्रिप भी लगाते हैं। ठीक है। इसमें विटामिन C की थेरेपीज भी हैं, ग्लूटाथायोन थेरेपीज भी हैं, वो साथ लगाते हैं। तो ये तो वाइटनिंग इंजेक्शन ही हो गया ना फिर? उसके साथ एडिशन होता है, ठीक है। बेसिक काम तो ओजोन का है। उसका फर्क ये पड़ता है कि ओवरऑल स्किन टोन बेहतर हो जाती है, 3 शेड्स ऑलमोस्ट। ठीक है। 3 मतलब ये हम बिल्कुल गोरा नहीं कर हाँ, वो तो सकते, पॉसिबल ही लेकिन नहीं है ना। 3 शेड जो है वो बेहतर हो जाते हैं। ठीक है। प्लस स्किन की ग्लो बेहतर हो जाती है, प्लस स्किन के अंदर जो फ्रेकल्स हैं वो बेहतर हो जाते हैं, जो झुर्रियाँ हैं वो बेहतर होनी शुरू हो जाती तो ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन आजकल बड़ा सुन रहे हैं, जिस तरह ग्लूटाथायोन आपने नाम लिया, तो इसका भी तो यही काम है ना वो। लेकिन जब कुछ मैं डॉक्टर्स के इंटरव्यू देखे, मैं एक को बल्कि इनवाइट भी करना चाह रहा हूँ, तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं जी ग्लूटाथायोन का इतना काम नहीं है जितना बाद में वो क्रीमें काम करती हैं। ठीक है, तो आपके केस में आप कह रहे हैं कि ग्लूटाथायोन लगाएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है वो आपकी ऑक्सीजन काम है। वो करेगी। जो ग्लूटाथायोन की लो डोज लगाई जाती है वो सपोर्टिव है, ठीक है, वो मेन काम नहीं है, वो सपोर्टिव है। जो मैजिक ड्रग है इसके अंदर वो विटामिन C है। सही। आप कभी जाके विटामिन C के बारे में पढ़ें, इसको मैजिक ड्रग कहा जाता है। तो हम वो IV विटामिन C की जब इन्फ्यूजन्स लगाते हैं, साथ में अब ओजोन लगाते हैं, जी। उसका फायदा ये होता है कि ओवरऑल जनरल बॉडी स्ट्रेंथ बेहतर हो जाएगी। जब आपकी बॉडी बेहतर होगी तो जो स्किन है वो ऑल टुगेदर बेहतर हो जाएगी। ठीक है। फिर अच्छी बात इसमें ये है कि हम कोई क्रीम लगाने को नहीं देते, कोई ऑइंटमेंट लगाने को नहीं देते, कोई गोली खिलाने को नहीं देते। दैट्स इट। ठीक है। और ये कितनी देर का प्रोसीजर है? ये जो सेशंस है इसके, ये जो 3-4 सेशंस आपको कराने चाहिए। अगेन स्किन टोन पे डिपेंड करता है, डिपेंड ये करता है कि वो बॉडी रेजिस्टेंट कितनी है उस ट्रीटमेंट से। हाँ, बिल्कुल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि कुछ लोगों की बॉडी जो है उसके अगेंस्ट रिस्पांस नहीं देती उस तरह से। तो इसमें भी डॉक्टर साहब ऐसा ही होता है कि अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि ऑक्सीजन आप सिर्फ चेहरे पे लगाएंगे, अब चेहरा पता चले, अब जिस तरह अक्सर देखते हैं हम खवातीन में होता है कि चेहरा गोरा, गर्दन और उससे नीचे जो है काला रंग। नहीं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, ऐसे नहीं होगा। वेब कर बिल्कुल गोरा तो नहीं होता ना। हाँ, आपको थोड़ा भी सबसे चेंज आएगा। जरूरी चीज है चेहरे को साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इस पे गौर करें। चेहरे को साफ सिंगल टोन जिसको कहते हैं। सिंगल टोन हम ये कहते हैं कि चेहरा इतना साफ होना चाहिए कि खातून को मेकअप की जरूरत ना पड़े। हाँ, बिल्कुल। उसको झुर्रियाँ ना हो, उसको छाइयाँ ना हो, उसको फ्रैकल्स ना हो, उसको एक्नी ना हो। तो ये जब ठीक हो जाएगी तो उसको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और वो टोन इतनी बेहतर हो जाती है कि देखने में अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बड़ा सेंसिटिव सा टॉपिक है, इसके ऊपर जो है ना आजकल हर बंदे को चाहिए, और ख़ास तौर पे ये हमारे एशिया रीजन के अंदर तो हर एक को गोरा होना है। तो ये थोड़ा सा बल्कि इसमें ये बता दीजिए कि कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट है जी, हम वाइटनिंग इंजेक्शन लगाएंगे तो हम बिल्कुल गोरे के बराबर हो जाएंगे, गोरा चिट्टा हो जाएंगे। तो जिस तरह आपने ये स्किन टोन का 2 से 3 होता है, तो इसमें थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए जाते जाते कि ये कितना का चेंज आता है। कोई ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप बिल्कुल ही शख्सियत ही बदल जाएगी आपकी। जी बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके किसी के ज़हन में उसने ये सोच के ट्रीटमेंट कराना है कि मैं बिल्कुल गोरी हो जाऊंगी, जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में चंद एक्ट्रेसेस हैं जिनका नाम लिए जाते हैं, उस तरह से नहीं होता। सही, आपकी 2 से 3 टोन्स लाइटर शेड्स हो जाते हैं, लेकिन वो उस जो उनकी पहले से पर्सनैलिटी उसमें वो अच्छे लगते हैं। सही। शायद वो गोरापन अच्छा भी ना लगे और वो ज़्यादा देर लॉन्ग लास्टिंग भी ना हो। तो ये भी ज़ाहिर है, ये चीज़ें वो है जो वक्त के साथ साथ फेड हो जाती है। अच्छा, रिजल्ट रिवर्ट होते हैं। ये हमेशा सारी उम्र गोरा नहीं रहता बंदा। वो कुछ अरसे के बाद उसको हो सकता है आपको थोड़ा सा उसको रिपीट कराना पड़े, लेकिन काफी अर्सा गुजर जाता है। सही, सही। और वो बंदा अगर थोड़ा सा अपना ध्यान रखना शुरू कर दे तो वो टोन काफी हद तक बहुत देर निकाल जाती है। चल, बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। जितने आज हमने सवालात किए डॉक्टर शहजाद साहब से, ये बिल्कुल एक नई डोमेन है। ख़ास तौर पे जिस तरह से ये ट्रीट कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए। और आप लोग भी जो बहुत देर से बहुत ऐसी चीज़ें हैं पेन को रिलेटेड लेके कि जिनमें अगर देखें किसी को 7 साल से 10 साल से 15 साल से लोग जो हैं एक बीमारी में मुब्तला हैं, हर तरह से उन्होंने अपनी ट्राई कर ली लेकिन आराम नहीं आया। एक दफ़ा
डॉक्टर साहब के पास भी आके जो है ना अपना चेकअप करवा सकते हैं। इनका व्हाट्सएप नंबर भी मैं लगा दूंगा नीचे, अपनी रिपोर्ट्स भी आप चाहें तो इनके साथ शेयर कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, आगे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें यार, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचे, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।